करेंगे, उसको आज नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि मैंने नोट्स सेग्रीगेट करके रखे थे, बट वो थोड़े रिफाइन नहीं है अभी। रिफाइन इन द सेंस कि थोड़े से हैphazard मैनर में बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ मैं आपको। एक छोटा वाला टॉपिक है, एक सेकंड को दिखा। तो हम कहाँ थे? यूनियन एग्जीक्यूटिव में। यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये 3 हो गए थे। आपको विजिबल है स्क्रीन? सर। ओके। एजी हो गया, सीओएम हो गया, पीएम हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है? अभी गवर्नर और प्रेसिडेंट बाकी है। गवर्नर इज नॉट पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, बट मैंने उसको यहाँ रखा है क्योंकि उससे वहां से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है? डेथ सेंटेंस के ऊपर जो इश्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है उसकी? इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। इमरजेंसी के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके लेजिस्लेटिव पावर पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पावर पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑर्डिनेंस पावर पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और रिमूवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वो ये पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट का एक रबर स्टैम्प है, सिर्फ सिर्फ नाम के लिए बना के रखा है उसको। ठीक है? तो दिस आर दी वेरियस डायमेंशंस ऑफ प्रेसिडेंट के क्वेश्चंस। समझ में आया? यस सर। तो प्रेसिडेंट के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, मैंने सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऑर्डिनेंस वाले अलग कर दिया, लेजिस्लेटिव पावर वाले अलग कर दिया, एग्जीक्यूटिव पावर वाले अलग कर दिया। ठीक है? तो ये थोड़ा ना हैphazard मैनर में बने हुए है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड है बट बता दो। देखो, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ देखो तो देखो, पॉइंट्स बना के रखे, पॉइंटर्स बना के रखे, बट हैphazard मैनर में बना के। तो इसको मुझे अरेंज करना है, वो मैं कर लूंगा आज। ठीक है? तो हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं आज। ये पार्ट 2 कल आ जाएगा। ठीक है? हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है प्रियम्बल। प्रियम्बल सबको याद है? यस सर। और प्रियम्बल टॉपिक सिलेबस में कहीं दिया ही नहीं। ये बात आपने ऑब्जर्व करना। दिया है क्या सिलेबस में कहीं? नहीं। नहीं दिया है। लेकिन क्वेश्चन तो आ रहे हैं। 2016 में आया, 2004 में आया, 1997 में आया, 1988 में आया, 88 में वापस आया, 85 में भी आया, और 83 में भी आया। तो तकरीबन 7 क्वेश्चंस आए हैं प्रियम्बल से, पर सिलेबस में कहीं नहीं लिखा कि वी आर गोइंग टू आस्क प्रियम्बल। कहीं नहीं दिया। समझ में आया? यस सर। सर रिकॉर्डिंग शुरू कर लो। हाँ, कर दिया मैंने, कर दिया। ओके, तो एक छोटा सा यस टॉपिक सर। पढ़ लेते हैं प्रियम्बल का आज। एंड हम बाकी फिर तुम्हारी कॉपीज को चेक करेंगे, देखेंगे क्या क्या इश्यूज है उसमें। ठीक है? ओके। सो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे प्रियम्बल का? सबके पास लक्ष्मीकांत बुक है पास में? है कि नहीं? हम्म। I तो think- बुक में लेकिन नोट्स हैं लेकिन। हाँ, जो भी आपके पास नोट्स है, बुक्स है, जो भी है, वो थर्ड या फोर्थ चैप्टर है प्रियम्बल। खोलो उसको। ऐसा है किसी के पास नहीं है बुक, नोट्स? मुझे गूगल करना पड़ेगा। है बुक है। देखो, अभी प्रियम्बल का क्वेश्चन आया, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। तो लक्ष्मीकांत में ना, वहां पे दिया है, प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन और समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नानी पालकी वाला ने बोला है कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आनी चाहिए। हम्म। ठीक है? केबीसी जजमेंट में बोल दूंगा कि प्रियम्बल को बहुत प्रोमिनेंस दिया है। समझ में आया? तो प्रियम्बल के लिए मैंने कीवर्ड्स उठा लिए जो लक्ष्मीकांत के लास्ट लास्ट में दिया है ना, लास्ट में दिया है। बेसिक जजमेंट में तो यही बोला था ना, पेमेंट अमेंड कर सकते हैं प्रीएम्बल को। हाँ, प्रियम्बल। तो ये दो में से मैं कुछ भी बोल दूंगा। नानी पालकी वाले ने बोला प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या जो लक्ष्मीकांत ने आपके लास्ट लास्ट में जो दिया है ना, बहुत अच्छे फैंसी वर्ड्स, सेंटेंसेस दिए हुए, चेक करो आप लोग। यस सर। क्या क्या दिया है देखो। कहाँ पे? प्रियम्बल के चैप्टर में। स्टार्टिंग में। प्रियम्बल के चैप्टर में देखो, आप लास्ट लास्ट में देखो। लाल बात। जब चैप्टर खत्म होता है ना, तो उसके अच्छा आखिरी अच्छा, हफ्ते में नोट्स देखो। एंड
उसके आखिरी आखिरी में बहुत नोट अच्छे फैंसी फैंसी वर्ड्स दिए हैं। मिला को नोट्स एंड रेफरेंसेस में स्टार्टिंग में देखो, वही देखो, ये देखो स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ देखो, नानी पालकी वाला ने क्या बोला है, प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंट्रोडक्शन के लिए मस्त यूज हो सकता है। ठीक? हो सकता है ना, यस तो उसको यूज करेंगे हम। देखिए अगर आपको कहीं और फैंसी वर्ड मिलता है या फैंसी सेंटेंस मिलता है रिगार्डिंग प्रियम्बल, तो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं बेसिक बॉडी। अब बॉडी में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं देखो, समझो। हेलो, ऑडिबल सर यस टू सर ऑल, ओके। अब बॉडी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो, वो लोग क्या बोलते हैं, दे आर आस्किंग द फिलोसॉफी ऑफ द प्रियम्बल या फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है फिलोसॉफी? ट्रिपल एस डी आर फिल जे। ट्रिपल एस डी आर मतलब क्या होता है? सोवरिन, सोशल सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक ठीक है, और फिल जे का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस। तो जब भी फिलोसॉफी का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे? फिल जे और ट्रिपल एस डी आर। अगर कमिटमेंट का क्वेश्चन आए, व्हाट इज द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट इज द कमिटमेंट ऑफ द प्रियम्बल, तो तब भी आप क्या लिखोगे? ट्रिपल एस डी आर फिल जे। ठीक है, समझे क्या? यस तो अगर यस वैल्यूज पे सर क्वेश्चन आए, व्हाट आर द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट आर द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द प्रियम्बल, तो क्या लिखोगे आप? ट्रिपल एस डी आर फिल जे। ठीक है, या आगे नीचे हम एक्सप्लेन करूंगा मैं ट्रिपल एस डी आर क्या है। बट अगर अगर वैल्यूज पे क्वेश्चन आया और आपने सिर्फ फिल जे लिखा, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस, और ट्रिपल एस डी आर नहीं लिखा, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझिए। यस सर और ऑब्जेक्टिव अगर पूछा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल, तो फिर आप क्या लिखोगे? फिल जे लिखोगे सिर्फ, कि फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। कमिटमेंट ट्रिपल एस डी आर फिल जे, फिलोसफी ट्रिपल एस डी आर फिल जे, फंडामेंटल वैल्यू ट्रिपल एस डी आर फिल जे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फिल जे। समझ में आया सबको कि कैसे ओके टैकल सर करना है? अब ये मैंने उठाया कहाँ से? मैंने उठाया ये है यहाँ से, ये क्वेश्चंस के क्वेश्चंस में देखो क्या पूछे। यहाँ पे देखो, फिलोसॉफी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फंडामेंटल वैल्यूज पूछा है एंड फिलोसॉफी पूछा है, राइट। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, मेजर कमिटमेंट्स पूछा है, राइट। यस सर क्वेश्चन यस नंबर सर टू देखो, सिग्निफिकेंस पूछा है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। अगर आप क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, अगेन यहाँ पे सिग्निफिकेंस पूछा है, राइट। तो सिग्निफिकेंस, वैल्यूज एंड ऐसे ही क्वेश्चन सारे, तो हमें भी वही प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, यस सर ओके। तो हम सर देखते हैं लिखते टाइम पे हाँ जैसे बोलो। ये फिल्जे है हाँ, डबल एस डी आर है, तो इसको ट्रिपल लिखते एस डी टाइम आर, कैसे? हाँ तो ट्रिपल बता रहा एस हूँ ना डी आर कैसे तो लिख, वो तो तुम्हारे ब्रेन के लिए, वो बता ही रहा हूँ अभी कि सोवरेन कैसे लिखते हैं, सोशलिस्ट कैसे लिखते हैं, सेकुलर कैसे लिखते हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कैसे लिखते हैं, ये बता रहा हूँ अभी, रुको। ठीक है, ओके सर ओके। अब देखो, सॉवेरेनिटी का मतलब क्या होता है? सॉवेरेनिटी या सॉवरेन का मतलब ये होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, समबडी कैन नॉट वायलेट आवर सॉवेरेनिटी, वगैरह वगैरह जो भी है। तो सॉवेरेनिटी का मतलब क्या होता है? और या ये इसके स्पेलिंग में ना, आप एक बार स्पेलिंग देखो इसका, सोवेर, SOVER, रिनिटी, RE, RI नहीं आता है, सोवेरेनिटी आता है, सोवेरिन। समझ में आया? सोवेरेनिटी का हाँ स्पेलिंग सर ध्यान से देखो, सोवेरेनिटी यस का यस स्पेलिंग, तो RI नहीं आता है, RE आता है, REIGNTY।
तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या रीन होता से है? बना है, REIG। हाँ, तो सोवेरिनिटी, सोवेरिनिटी, सो सोवेरिनिटी का मतलब क्या होता है कि भैया इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल प्रेशर, नाइदर इंडिया इज डिपेंडेंट और डोमिनेटेड बाय एनी स्टेट या फिर कंट्री। अब देखो, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या हम सोवरेन कंट्री थे? नहीं थे, No. ऑब्वियसली नहीं थे ना। वी वर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन होम, ब्रिटिशर्स। और जो भी हमें डिसीजंस लेने होते थे तो उसके लिए हम डिपेंडेंट थे, किस पे? ब्रिटिशर्स के ऊपर। ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? Yes, sir. इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, जस्ट वेट अ सेकेंड। हो गया अभी। तो सोवरेनिटी का, सोवरेनिटी है, सो इंडिया वाज डिपेंडेंट। एक सेकंड, ये थोड़ा इशू हो रहा है, एक सेकंड, लिख नहीं पा रहा हूँ। इंडिया वाज डिपेंडेंट, नाउ टुडे इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। इंडिया हैज इट्स ओन गवर्नमेंट व्हिच has been elected by the people of India. Now this government can do whatever this government wants to do, which will welfare the people of India. हेलो, Sir. ऑडिबल? हाँ। Yes, sir. तो सॉवरेन का मतलब यस हम सर। पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, यूक्रेन वॉर का। यूक्रेन वॉर का, ये रशिया है, All ये alive, यूएसए sir. है, और ये इंडिया है। अब भाई यूक्रेन वॉर हुआ, अब जो भी मामला है इन दोनों का झगड़ा है, तुम दोनों झगड़ा देखते बैठो तुम्हारा क्या है तो। बट यूएसए ने इंडिया को क्या बोला? यू ऑल्सो कंडेम रशिया, रशिया को कंडेम करो। हमने बोला भाई हम क्यों कंडेम करें, तुम दोनों का झगड़ा है, तुम देखो। जब हमारे इधर चाइना वायलेट करता है, हमारे बॉर्डर्स पे आता है, तुम लोग स्टेटमेंट देते हो क्या? तुम लोग तो स्टेटमेंट नहीं देते। बट ठीक है, हमने तब भी बोला कि दोनों कंट्रीज के बीच में पीस होना चाहिए। बट यूएसए हमें डिक्टेट कर रहा है, डिक्टेट डिक्टेट कर रहा है कि तुम रशिया को कंडेम करो, रशिया से ऑयल मत खरीदो। तो हमने क्या बोला? देखो भैया यूएसए, वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी वी विल डू व्हाट विल हेल्प अस और व्हाट विल वेलफेयर द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने रशिया से तेल खरीदा। यस और नो? Yes, sir. तो वी यस। Yes, आर अ sir. सॉवरेन कंट्री, our decisions are made by the government of India, which has the mandate of the people, which has the permission of the people. No external pressure can influence us, directly or indirectly. मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान की हर फॉरेन पॉलिसी इज बीन इन्फ्लुएंस ईदर बाय अमेरिका, ईदर बाय चाइना, और ईदर बाय IMF, राइट? चाइना बोलता है कि मुझे लैंड चाहिए ताकि मैं रोड बना सकूं वहां पे, तो ये बोलते भैया लेके जाओ, पर साथ में पैसा भी दे दो। तो ये सॉवरेन कंट्री नहीं है। IMF क्या बोलता है? तुम टैक्स बढ़ाओ अपने सिटीजन्स पे, तभी लोन मिलेगा। तो पाकिस्तान इज नॉट अ सॉवरेन कंट्री। अमेरिका बोलता है मेरे को ओसामा बिन लादेन चाहिए, मैं तुम्हारे कंट्री में आ रहा हूं हमला करने के लिए। तो एवरीबडी इज प्रेशराइजिंग पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द विल्स ऑफ दिस सुपर पावर्स। पाकिस्तान बोलता है टेररिस्ट कम करो तभी पैसा मिलेगा। दे आर नॉट सोवरेन, वो लोगों ने अपनी सोवरेनिटी बेच खाई, बेच लिया उन्होंने। समझ रहे हो सोवरेनिटी का मतलब? सो इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल प्रेशर, वी आर नॉट डिपेंडेंट और नॉट डोमिनेटेड बाय एनी स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे होता है कंट्री, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? इंडिया रिजेक्टेड यूएस इंटरवेंशन इन कश्मीर इशू। भाई हम सोवरेन स्टेट है, हम हमारा देख लेंगे, तुम पाकिस्तान की तरफ से वकीली करने मत आओ। इंडिया 1950s में नॉन अलाइंड था, याद है? जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट का मतलब समझते हो ना? हम यस सर। रशिया की तरफ है, ना हम यूएस की तरफ है। उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था। तो वी आर फ्री, वी कैन चूज वॉट एवर वी वॉन्ट। हमने आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया, किसी की प्रेशर में थोड़ी ना है। पाकिस्तान चिल्ला रहा था, तुम्हारे प्रेशर में थोड़ी ना है। यूएसए चिल्ला रहा था, यूनाइटेड नेशन चिल्ला रहा था, हम तुम्हारे प्रेशर में थोड़ी ना है। हमको जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे, जो हमारे लोगों के लिए अच्छा है,
हम वो करेंगे, हम वो नहीं करेंगे कि जो तुम हमको बोलोगे। हमको सर्जिकल स्ट्राइक करना था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। हमको रशिया से ऑयल खरीदना था, हमने रशिया से ऑयल खरीद लिया। डिस्पाइट हैविंग यूएसए प्रेशर वी परचेज ऑयल फ्रॉम रशिया। हम हमारी मर्जी, वी आर नॉट डिपेंडेंट। हम फ्रांस से रफाल खरीदे, या फिर रशिया से S-400 खरीदे, या फिर यूएसए से ड्रोन खरीदे, हम किसी से कुछ भी खरीदे, हम डिपेंडेंट नहीं किसी पे। तो ये है सॉवरेनिटी का मतलब। समझ में आया? Yes, sir. यस। तो आपको ये एग्जांपल्स डालने पड़ेंगे जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे वो, कि आर दिस जो जो टर्म्स दिए हैं प्रियम्बल में, सॉवरेनिटी, क्या ये आज के जमाने में अप्लाई एप्लीकेबल है? हम सॉवरेन हैं? तो आप बोलोगे हाँ भैया है, ये देखो एग्जांपल। समझ में आया? Yes, sir. ओके। नाउ एक डिबेट चली आ रही है कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है या नहीं है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ क्यों ऐसी डिबेट चल रही है। डिबेट ऐसी चल रही है कि जैसे यूनाइटेड नेशन में हम लोग जाते हैं, अब यूनाइटेड नेशन में वहां पे कोई ट्रीटी साइन हो जाती है, तो इंडिया उसको फॉलो करता है। एवरी कंट्री इन द यूनाइटेड नेशन इज बाइंडेड कि उसको ये फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज ट्रीटी, तो क्लाइमेट चेंज पे सबको सबको ये करना है, बाइंडेड है सब लोग, सबको कार्बन इमिशन कम करना है। तो फिर आप बोलोगे अभी तो आपने बोला ना सर कि वी आर नॉट बाइंडेड बाय एनी कंट्री और एनी स्टेट, हम पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो इससे हमारी सॉवरेनिटी वायलेट नहीं हुई क्या? नहीं हुई। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ब्रेक हुई है क्या? सिर्फ मुझे ही आ रही है या फिर लोग बाकी को भी? सबको आ रही है नहीं क्या नहीं, मेरी आवाज? यहाँ तो ठीक है। राहुल प्लीज No, चेक योर sir. कनेक्शन, प्लीज चेक योर ठीक कनेक्शन। है। ओके। तो आप बोलोगे सर हमारी सॉवरेनिटी तो वायलेट हो गई। तो यूनाइटेड नेशन एक कंट्री नहीं है। यूनाइटेड नेशन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द कंट्रीज। नेशनल गवर्नमेंट की तरह मान सकते हो उसको। ठीक है? तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया चल रही है, हम भी चल रहे हैं, तो दैट डज नॉट मीन इट इज वायलेटिंग आवर सॉवरेनिटी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आया? यस। Yes, sir. Yes, sir. हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में पता है आपको क्या दिए? फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी में, वी विल रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉज। हाँ. दिया है ना सर? Yes, sir. तो वी आर अ यस सॉवरेन कंट्री, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया कि वी विल रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉज। हाँ, अगर क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है, पूरी दुनिया की कंट्रीज उस पर काम कर रहे हैं, हम भी काम करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें डिक्टेट कर रहा है, नहीं, हम खुद से कर रहे हैं। ठीक है? यस। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इज ज्वाइनिंग यूनाइटेड नेशन। सो इंडिया ने ज्वाइन किया, यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म इन 1945 which does not require sovereignty. Right? Following obligation does not mean that India is not a sovereign. इंडिया के आर्टिकल 51 में क्या बोला है? इंडिया शुड फॉस्टर द रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इंडिया शुड गिव्स वेटेज टू इट्स इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। ठीक है? अब जो हम पीस कीपिंग मिशन भेजते हैं, पीस कीपिंग मिशन पता है ना, सूडान में झगड़ा हो गया तो हम पीस कीपिंग मिशन भेज देते हैं, जाओ भाई लड़ो उनसे। तो ये वॉलंटरी है। यस सर। ये कोई तुम पे कान पट्टी के ऊपर बंदूक रख के तुमको बोला नहीं जाता कि इंडिया अपनी फौज भेजो अफ्रीका। ऐसा नहीं होता है। सूडान में लड़ाई चल रही है, चड में लड़ाई चल रही है, और उसके बाद में वो नाइजीरिया में कभी कभी झगड़ा चल रहा होता है, इथोपिया में कभी कभी चल रहा होता है। तो वहां की सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए यूनाइटेड नेशन सारी कंट्रीज को बोलती है कि अपनी अपनी फोर्सेस कुछ कुछ भेजो। तो सारी कंट्रीज फिर इकट्ठा होती है, सारी कंट्री के फोर्सेस इकट्ठा होती है, और फिर वो एक पीस कीपिंग मिशन बन जाता है जो पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है अफ्रीका में। तो वॉलंटरी है, हम पे कोई दबाव नहीं डाल रहा है। और यूनाइटेड नेशन भी जो हमने ज्वाइन किया है वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने के लिए बोला है। इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने के लिए हमने ज्वाइन किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 51 है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने फॉलो किया है, या उसको उसमें हमारा पार्टिसिपेशन है यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है? सोवरेन समझ गए? Yes, sir. यस। अब देखो सोशलिस्ट वर्ड है, सोशलिस्ट के ऊपर मैंने स्टार लगाया, क्यों? इट वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय
इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। Yes, sir. 44. 44. 42nd, 44 में तो सब रिवर्स हुआ था। जो भी कांड हुआ था वो 42nd में हुआ था। 1976. देखो, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशल मतलब, सोशोलॉजी वाले किधर गए? नहीं है आज कोई? नहीं है क्या? ठीक है। सोशल मतलब क्या है? Equal distribution of सोशल, resources. क्या बोला? Equal distribution of resources. समाज, समाज है सोशल। अरे सोशलिस्ट, वी हैव टू वर्क फॉर समाज। अब समाज में कौन कौन आता है? SC ST आती है, वुमेन्स आती है, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, ओल्ड एज आते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, एंड उसके बाद में चिल्ड्रंस आते हैं। तो हमें इनके वेलफेयर के लिए काम करना है। और जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस, अब रिसोर्सेस कौन से रिसोर्स हो सकते हैं? एजुकेशन एक रिसोर्स है, हेल्थ एक रिसोर्स है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक रिसोर्स है, उसके बाद में फॉरेस्ट एक रिसोर्सेस है। तो ये जो रिसोर्सेस है, इन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में या इंजीनियरिंग कॉलेज में वुमेन के लिए सीट्स अलग से रिजर्व होती है, SC ST के लिए रिजर्व होती है, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्व होती है बहुत सारी सीट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फॉरेस्ट रिजर्व, फॉरेस्ट की जो प्रोडक्ट्स है वो रिजर्व होते हैं। सो जो रिसोर्स होगा वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या चल रहा है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये चल रहा है कि कंट्री के सारे जो रिसोर्स है, वो चाहे मान लो पैसा हो, चाहे अम, मान लो लैंड हो, इट इज बीन कैप्चर्ड बाय द इलिट ऑफ पाकिस्तान। तो 1-2 लाख लोग हैं जो पूरी 22 करोड़ 23 करोड़ पॉपुलेशन पे रूल कर रहे हैं पाकिस्तान के। वो उनके पॉलिटिशियंस हो गए, उनके जज हो गए, उनके आर्मी जनरल्स हो गए। तो जब भी रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कंट्री टूटेगा। यस और नो? यस। Yes, sir. अब आपने रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये तो देखा ही होगा या सुना होगा बचपन में कभी, NCERT पढ़ा होगा। तो वो क्यों टूटे? बिकॉज वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं था। सारा का सारा पैसा किसके पास था? कैपिटलिस्ट के पास। और जो प्लोरिटेरिएट थे, जो आम जनता थी, उनके पास तो कुछ नहीं था। तभी तो रिवॉल्यूशन है, तभी तो वो उनके डिक्टेटर को निकाल के फेंका उन लोगों ने। पैसा हो गया, रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? अमीर पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, गरीब पे कम टैक्स लगाएंगे। तो अमीर के पास जो ज्यादा पैसा है, उसको काट के इतना ले कर लेंगे, और जो गरीब के पास इतना पैसा है, उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। आ गया अमीर और गरीब एक लाइन में। तो आपकी इनकम के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स, जहां पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम लोग। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, अंबानी के घर पे तो सिलेंडर नहीं जाता है ना, क्योंकि उसको उसकी जरूरत भी नहीं है। Yes, sir. ठीक है, तो हमारा गांधीयन और मार्क्सियन सोशियोलॉजी का मिक्सचर है हमारा सोशलिज्म। ठीक है, वी हैव डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हम मिक्स इकोनॉमी पे बिलीव करते हैं। मार्क्स मिक्स इकोनॉमी पे बिलीव नहीं करता था, वो सोशलिज्म, वो कम्युनिज्म पे बिलीव करता था, सोशलिज्म में भी बिलीव करता है। लेकिन हम कैपिटलिज्म में भी बिलीव करते हैं और सोशलिज्म में भी बिलीव करते हैं। कैपिटलिज्म पे अगर बिलीव नहीं करते तो 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी खोलते नहीं हम, प्राइवेट कंपनीज हमारे इंडिया में होती नहीं। राइट? हम क्या बोल रहे हैं? वी विल इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू अर्न रिसोर्सेस। यहाँ पे देखो, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? वो चाहे बच्चा हो, चाहे SC ST हो, चाहे वुमेन हो, चाहे ओल्ड एज हो, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो इन रिसोर्सेस को एक्सेसिबल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, SC ST को हमने अपॉर्चुनिटी दिया। क्या अपॉर्चुनिटी दिया? कि भैया हम तुमको रिजर्वेशन देंगे। अच्छा, फिर रिजर्वेशन देंगे तो फिर उसका होगा क्या? रिजर्वेशन होगा तो तुम कंपटीशन में आओगे। कंपटीशन में आ गए, अब हमने आपको क्या कर दिया? हमने आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि आप कंपटीशन में उतर सकते हो। अब आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, अब इसके बाद आपको मेहनत करनी है, आपको स्ट्रगल करना है, आपको पढ़ाई करनी है, जो भी है। हमने आपको रेस तक तो पहुंचा दिया, अब रेस में दौड़ने का काम आपका है।
सो हमने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया। अब आपको पता होगा कि वो मिलिट्री में अभी विमेन्स आ गई है, वो एयरफोर्स में भी विमेन्स आ गई है अभी, फाइटर सर पायलट में। तो हमने क्या किया, हमने उनको उठा के उस रेस में डाल दिया कि हमने तुमको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, अब इसके आगे आपको मेहनत करनी है। तो हम सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया ना? ऐसा कोई नहीं होगा कि कोई ट्राइबल बच्चा है, उसको कभी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, उसको यूपीएससी करने की अपॉर्चुनिटी कभी मिलेगी नहीं, उसको उसके लिए हमने रिजर्वेशन लाया है ताकि उसको अपॉर्चुनिटी मिले, और उसको वंस अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो मेन स्ट्रीम में आ सकता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। हमारा ब्रांड ऑफ सोशलिज्म क्या है, या हमारा ब्रांड ऑफ या सोशलिज्म क्या है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दिया, अपॉर्चुनिटी का इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस, स्टेटस देखो यहाँ पे, अंबानी और मेरे स्टेटस में फर्क है। हाँ फर्क है, पर इसको इक्वल करने का काम कैसे करूंगा? अंबानी पे ज्यादा टैक्स लगाओ, हो गया स्टेटस इक्वल, राइट? यस सर। यस। So this is how we will ensure equality of status and opportunity. Okay. रिजर्वेशन टू SC ST, लैंड रिफॉर्म लिखा है, जमींदारों से लैंड लेके किसको दिया? गरीबों को दिया। तो ये क्या हुआ? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। कोई जमींदार नहीं और कोई गरीब नहीं, अब सब लोग इक्वल है। 1950s में याद है फर्स्ट अमेंडमेंट? यस सर। और हमारे इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेस है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस का मतलब जिसका जितनी ज्यादा इनकम उस पे उतना टैक्स, है ना? यस स्मॉल सर। इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, MSME कितना टैक्स लगता है आपको पता होगा। कॉर्पोरेट्स पे कितना टैक्स लगता है? 30%। फॉरेन कंपनीज पे कितना लगता है? 40%। ओके। सेकुलर, ये वर्ड भाई बहुत कंट्रोवर्शियल है, आजकल तो बहुत कंट्रोवर्शियल चल रहा है वर्ड सेकुलर। यूसी। ओके। सेकुलर का मतलब क्या होता है? SECULR। सेकुलर का मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, फिर हम हमारी टेक्निकल भाषा में जाएंगे। बात क्या होता है कि ये मान लो ये है स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, पुलिस, ये वाला स्टेट, सब स्टेट है ये, पूरा स्टेट में ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और ये है पीपल। ठीक, क्या है? लोगों का कुछ कल्चर प्रैक्टिस होगी, लोगों के कुछ फेथ होगे, लोगों का रिलीजन होगा, ठीक है? तो स्टेट सेकुलरिज्म क्या बोलता है कि भैया देखो, वी विल नॉट इंटरफेयर इनटू द पीपल्स रिलीजन, फेथ, कल्चर, प्रैक्टिस, व्हाटएवर। हम अलग है, पीपल का फेथ, कल्चर, प्रैक्टिस, रिलीजन अलग है। तो देयर इज अ कंप्लीट separation of people and state, that is called as secularism। समझ में आया? ये वेस्ट में प्रैक्टिस होता है, ठीक है? समझे यस। सेकुलरिज्म का मतलब क्या यस होता सर। है? बट इंडिया में थोड़ा हम्म। ना इसका अलग वर्जन है। वेस्ट में अगर मैं बताऊं, तो फ्रांस में अगर बताऊं, तो देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड पीपल। सॉरी, ये यूएसए में ऐसा है, फ्रांस में थोड़ा अलग है। यूएसए में यूएस की गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तुम्हारे रिलीजियस मैटर में, तुम कुछ भी करो। तुम अगर बोलोगे ना तो मेरे रिलीजन में बलि बलि चढ़ाना इज लीगल, तो वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुमने बोला ना कि मेरे रिलीजन में बच्चों की बलि चढ़ाना इज लीगल, तो वो इंटरफेयर नहीं करेंगे तुम्हारे रिलीजन में। ये होता है यूएसए में। फ्रांस में अलग ही सेकुलरिज्म है। फ्रांस में क्या सेकुलरिज्म है? ये यूएसए का एग्जांपल दिया मैंने आपको। देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड पीपल। फ्रांस में क्या है? ये स्टेट है। स्टेट का मतलब समझते हो ना आप क्या होता है, कि बताओ? ट्री। स्टेट का मतलब होता गवर्नमेंट। है गवर्नमेंट हो गई, स्टेट का मतलब होता है पुलिस, यस। स्टेट का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब होता है जुडिशरी, ठीक है? तो इसका बहुत ब्रॉड मीनिंग होता है। मतलब जो भी चीज गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, वो चाहे गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी चीज हो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कोई कंपनी हो जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, उसको स्टेट बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ मोटा मोटा हम सरकार की बात कर रहे हैं, और ये है पीपल, ठीक है?
अब यहाँ पे क्या है, जो भी तुम्हारा रिलीजियस अफेयर है वो सब घर के अंदर एट होम। तुम रास्ते पे कोई रिलीजियस सिंबल लेके नहीं घूम सकते। तुम रास्ते पे कोई रिलीजियस क्लोथ्स पहन के नहीं घूम सकते। राइट, जो भी तुम्हारा रिलीजन है वो तुम्हारे घर के अंदर, रास्ते पे नहीं। समझ में आया? लासिटे मॉडल बोलते हैं यस उसको, सर। लासिटे मॉडल। तो वहां पे ह्यूमन राइट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू योर रिलीजियस राइट, क्योंकि उनकी हिस्ट्री वैसी थी। इंडिया में थोड़ा अलग है। इंडिया में क्या है, ये स्टेट है, ये स्टेट है और ये रिलीजन है, ये रिलीजन है। ये रिलीजन तुम्हारा कल्चर, प्रैक्टिस, फेथ जो भी है, ये है। अब स्टेट क्या है, ये सोया हुआ है, इट इज स्लीपिंग, ये सोया हुआ है। कब तक? जब तक योर रिलीजन इज प्रैक्टिसिंग समथिंग विच इज नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आराम से सो रहा है मस्त। तुमको रैली निकालना है निकालो, तुमको अगर गणपति विसर्जन करना है करो, तुमको पूजा करना है करो, आरती करना है करो, जो करना है करो। तुमको ये रिलीजन से वो रिलीजन में कन्वर्ट करना है करो, जो करना है करो, खुद से, फोर्सफुली नहीं। बट अगर तुम्हारा रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, उसके प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, तो हमारा स्टेट जाग जाएगा। तो हमारा स्टेट जाग जाएगा, और जैसे ही वो जाग जाएगा वो इंटरफेयर करेगा। इंटरफेयर करेगा किसके, रिलीजियस मैटर में। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। केरला का एक एग्जाम्पल था, वो केरला, क्या नाम था उस टेम्पल का यार, मैं भूल गया। लॉर्ड अयप्पा वाला केरला, कौन सा एग्जाम्पल था वो, याद था। सबरीमला टेम्पल। सबरीमला टेम्पल, यस, सबरीमला, सबरीमला। अब सबरीमला का इशू क्या था कि ये वहां के मंदिर है, और ये उसका बीच का सेंटेंस सेंटोरियम, मतलब जहाँ पे भगवान को रखा जाता है। अब हियर वुमेन्स आर नॉट अलाउड, वुमेन्स फ्रॉम द एज ऑफ 10 से लेके तो 15 तक, 50 तक आर नॉट अलाउड। व्हाई? बिकॉज दे गो थ्रू मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो बोलते कि भगवान अपवित्र हो जाएंगे। तो जो महिलाएं थी वो चली गई कोर्ट में, बोले दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, राइट, आर्टिकल 14। तो फिर कोर्ट ने इंटरवीन किया कि नहीं नहीं, दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, तो वुमेन शुड बी अलाउड टू गो टू द टेम्पल। अब स्टेट ने इंटरवीन कब किया? जब तुम्हारे रिलीजन ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। सिमिलर केस आया था एक छत्तीसगढ़ से, जहां पे एक केस आया था फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन का। फीमेल फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, इसका मतलब क्या होता है? जो फीमेल के जेनेटिक्स है, जो प्राइवेट पार्ट्स है, उसको काट देते थे यार ब्लेड से। क्यों? क्योंकि वो एक ट्राइबल प्रथा थी। अब अगेन ये तुम्हारा रिलीजन है विच इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन कोर्ट ने इसको बोला स्क्रैप करो इसको, क्या फालतूगिरी लगा के रखिए। अगेन एक केस हुआ था अभी रिसेंटली, हुआ था, बलि चढ़ा दी थी बच्चे की, है ना, सैक्रिफाइस कर दिया था, न्यूज आई थी, सैक्रिफाइस कर दिया। अगेन योर रिलीजन इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हटाओ इसको। तो ट्रिपल हमारा तलाक। ट्रिपल तलाक का भी एक था इशू। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा स्टेट सोया हुआ है, कब तक सोया हुआ है? जब तक तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा फेथ इज फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जैसे ही तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा फेथ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा, हम उठ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बहुत टेक्निकल भाषा में बोलूं, मैं बोलना तो नहीं चाहूंगा, बट सुनने के लिए सुन लो। इसको बोलते हैं वॉचफुल एम्बीवैलेंस। वॉचफुल एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस का मतलब, वॉचफुल एम्बीवैलेंस का मतलब क्या है कि हम तुम पे नजर रख के है। ऐसा मत सोचो कि हम सो रहे तो हमारी आंखें बंद है, नहीं, हम तुम पे वॉच रख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज वॉचफुल एम्बीवैलेंस। ये हमारा कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का। अब जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना सेकुलरिज्म, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाता क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा। मैं उनको पढ़ाता हूँ सर्व धर्म समभाव। हमारा इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म क्या है? सर्व धर्म समभाव, दैट वी विल रिस्पेक्ट एंड वी विल ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वल डिस्पाइट देयर पॉपुलेशन। ठीक है, डिस्पाइट देयर पॉपुलेशन। अब देखो, जब गणपति का प्रोसेशन निकलता है तो उसको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करते हैं क्या? जब मुस्लिम्स का वो प्रोसेशन निकालते तो आपने देखा होगा पुलिस सिक्योरिटी गार्ड होती है वहां पे। जब क्रिश्चियंस का प्रोसेशन निकलता है तो आपने देखा होगा पुलिस सिक्योरिटी गार्ड होती है वहां पे। तो पुलिस इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम। रिलीजन, जो स्टेट है, इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम।
अगर रिस्पेक्ट की बात देखो, गुरु नानक जयंती के दिन आपको छुट्टी होती है, दिवाली के दिन आपको छुट्टी होती है, ईद के दिन आपके स्कूल को छुट्टी होती है, राइट? होती है ना? Yes, sir. स्कूल में फायदा उठाना इन सब छुट्टियों का, Yes, राइट? sir. उसके बाद में अगर आप देखोगे तो क्रिसमस के टाइम पे छुट्टी होती है, क्रिसमस के 10 दिन की छुट्टी अलग से होती है, दिवाली की अलग से होती है, होली की अलग से होती है, ठीक है? गुरु नानक जयंती, शिवाजी जयंती, उसके बाद महावीर जयंती। यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, ऐसे छुट्टियां क्यों मिल रही है? क्योंकि स्टेट जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो इट इज ट्राइंग टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन बाय गिविंग छुट्टी, गो एंड एंजॉय। ऐसा होता है कि आज अगर महावीर जयंती है तो सिर्फ जैन लोगों को छुट्टी मिलेगी, ऐसा नहीं होता है ना? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। समझ में आया? सर्वधर्म समभाव, that we will Yes, sir. respect and we Yes. will protect all the religion despite their population। उनकी population छोटी भी है या बड़ी भी है, we will respect them, we will protect them, and we are sleeping till your religion is following the constitutional principles। The moment your religion violates the constitutional principles, we will intervene in your religion। समझ में आया? देखो, Yes, sir. हमारा पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है, वेस्ट में नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है। All religions have same status and get support from the state। याद है पहले हज यात्रा होती थी, तो हज यात्रा होती थी तो गवर्नमेंट ना 50% पैसा देती थी कि जो मुस्लिम्स है जिनको हज के लिए जाना है, तो गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट उस टाइम पे पैसा देती थी। आज भी अगर आप देखो तो अगर आपको रिलीजियस इस पे जाना है, सेंटर्स पे जाना है, तो गवर्नमेंट फ्री बसेस चलाती है, फ्री ट्रेन चलाती है। तिरुपति बालाजी जाना है तो फ्री ट्रेन चलती है, आपको पता होगा। अगर आपको शिरडी साई बाबा के दर्शन करने जाना है तो फ्री ट्रेन चलती है। अगर आपको कुंभ के मेले में जाना है तो वहां पे भी फ्री ट्रेन एंड बसेस की सुविधा होती है। तो स्टेट क्या कर रहा है, यू आर इट इज गिविंग सेम स्टेटस टू ऑल रिलीजन एंड इट इज सपोर्टिंग ऑल्सो। सपोर्ट कर रहे हैं हमको, ऐसा नहीं कि हम आपके रिलीजन में इंटरफेयर करके बोलेंगे ये मत करो वो मत करो। सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे हो तो आपके लिए रोड ये करके देते हैं, वो प्रोवाइड करके देते हैं कि ये रोड से आपको जाना है। ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, एक्स्ट्रा पुलिस लगाएंगे। क्यों? वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपके रिलीजन को। अभी जगन्नाथ जी की यात्रा हुई थी पुरी में, आपको पता होगा। तो स्टेट कर क्या रहे हैं? स्टेट इज सपोर्टिंग यू, ठीक है? बट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉचफुल एम्बिवेलेंस, कि हम सोए हैं कब तक? जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को हार्म नहीं कर रहे। समझ में आए? लो, Yes, sir. तो Yes. मुझे एक बात बताओ Yes, कि sir. ये जो सेकुलर वर्ड इंदिरा गांधी जी ने ऐड किया था, इसकी जरूरत थी क्या? No. इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हम ऑलरेडी सेक्युलर है। हाँ, तो ये लिखा कहाँ है? लिखा तो है प्रियम्बल में। We the people of India having solemnly resolved to constitute India sovereign, socialist, secular, democratic republic and justice, social, economic, liberty of thought, liberty of thoughts, expression, belief, Faith. faith and worship। ये लिखा है प्रियम्बल में, देखो आप। तो ये ऑलरेडी अगर लिखा है Constitution. तो इसका मतलब क्या है? यू हैव लिबर्टी ऑफ वर्शिप, यू हैव लिबर्टी ऑफ थॉट्स। तो फिर ये डाला क्यों? इट वॉज जस्ट अ पॉलिटिकल मूव बाय इंदिरा गांधी, और कुछ नहीं था, ठीक है? So it is defined in the constitution that liberty of belief, faith and worship, thought expression, belief, faith and worship। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। Therefore we can say that we are a secular country। आर्टिकल 25 क्या है? प्रोफेस प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। 25 पढ़ा है ना? Yes, राइट टू sir. मैनेज योर ओन Fundamental. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है? तो 42nd अमेंडमेंट वाज अ पॉलिटिकल इवेंट बट नो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस। ये वर्ड डालने की कोई जरूरत थी नहीं, ये पॉलिटिकल इवेंट था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस नहीं था कि आपने सेकुलर वर्ड ऐड कर दिया तो अभी पहले हमारा कंट्री सेकुलर नहीं था, अभी सेकुलर बन गया। ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल, सबरीमला जजमेंट, हज सब्सिडी देती थी। मैंने आपको बताया था ना, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे हज जाने के लिए। हज पता होगा आपको? मक्का मदीना जाते हैं,
मुस्लिम्स Yes, sir. They declared that. हज हज के लिए जाता है, कुंभ मेला के लिए ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट, हॉलीडे देती है रिलीजियस फेस्टिवल पे, पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है जब भी रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है। प्रोसेशन मतलब समझते हो ना, Yes, sir. क्या होती है प्रोसेशन? प्रोसेशन इज द Dharma. मार्च, जुलूस रिलीजियस, हाँ मार्च। जुलूस, रिलीजियस मार्च यू कैन से, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल मीनिंग है, डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब रूल, एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन है, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? द हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्ट इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारा? President. प्रेसिडेंट। वो डायरेक्टली इलेक्टेड है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है? Indirectly. इनडायरेक्टली, ठीक है। डेमोक्रेटिक, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव, डिसीजंस वो लेते हैं हमारे लिए और फिर कंट्री को चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्शन, तो हम कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं इंडिया में? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करते। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे मिलेगी आपको? यूएसए में मिलेगी, जहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट को जनता अपने खुद से चुनती है। तो हम हमारी प्राइम मिनिस्टर को खुद से नहीं चुनते, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फिर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। समझ में आया ना? तो Yes, इसका sir. मतलब क्या है Yes, sir. कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे कंट्री में ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ऐसा क्यों है? टू रिस्ट्रिक्ट द अल्टीमेट पावर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट सो दैट माइनॉरिटी राइट्स आर प्रिजर्व। यस, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमारी सरकार जो जनरल इलेक्शन के थ्रू आती है, तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए हमने प्रेसिडेंट को बना के रखा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लॉ कहाँ पास होता है? पार्लियामेंट में, लोकसभा जाता है, फिर राज्यसभा जाता है। जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता है, तब तक वो लॉ बनता है क्या? नहीं बनता है। तो प्रेसिडेंट हैज दैट अल्टीमेट पावर टू डिनाई द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, टू डिनाई द अल्टीमेट पावर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। समझ में आया ना? जो जो हाँ, sir. फिर आप बोलोगे यार प्रेसिडेंट भी तो क्या ही काम का आदमी है तो गवर्नमेंट का ही एजेंट, अपनी पावर कहाँ यूज करता है वो, आप यही बोलोगे। कौन सा द्रौपदी मुर्मू ने Yes, sir. कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई लॉ को ये बोल दिया कि मैं इसको असेंट नहीं दूंगी? प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन वो यूज करे तब ना। एपीजे अब्दुल कलाम की बात बताता हूँ मैं, एपीजे अब्दुल कलाम की बात बताता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम के पास में एक लॉ आया था, मुझे याद नहीं आ रहा वो एग्जैक्ट, कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ ही था, याद नहीं आ रहा कौन सा लॉ था। उन्होंने एसेंट ही नहीं दिया, एसेंट ही नहीं दिया, उन्होंने लटका के रखा, पॉकेट वीटो करके रखा, एसेंट ही नहीं दिया, लटका के रखा उसको। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं, प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है, बट थिंग इज दैट क्या वो यूज करेगा, क्या वो यूज करेगी? मुझे एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट ने तुम्हें प्रेसिडेंट बनाएगा, तुम उसके अगेंस्ट कुछ बोलोगे? नो, नहीं बोलोगे ना। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिशन पार्टी का प्रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है कंट्री में, या फिर एक न्यूट्रल प्रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है हमारी कंट्री में, जैसे मान लो अभी फॉर एग्जांपल बीजेपी है। अब बीजेपी क्या चाहेगी कि जो बड़े बड़े स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राइट, उसके बाद बड़ा बड़ा स्टेट्स कौन सा है? राजस्थान हो गया, जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, बंगाल हो गया, इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, ये हाईली पॉपुलेशन वाले स्टेट्स है। तो बीजेपी हमेशा चाहेगी कि उनका जो रूल है इन हाई पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनका रूल आएगा, इनके एमएलए बनेंगे, और इनके एमएलए की वोटिंग पावर ज्यादा होगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यस और नो? वो फॉर्मूला पता है ना तुमको? वोटिंग ऑफ एमएलए, वोट Yes, वैल्यू ऑफ sir. एमएलए, नहीं मालूम? है सर, जितनी पॉपुलेशन रहेगी जितनी उस हिसाब पॉपुलेशन से। इज डिवाइडेड बाय द स्टेट सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 100। तो जितनी ज्यादा वोटिंग पावर होगी, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उतना ही उनको फायदा होगा। तो बीजेपी बोल देगी दिस इज द्रौपदी मुर्मू इज आर कैंडिडेट, सबको बोल देंगे कि उनको वोट करो, वोट कर देंगे। तो तुमको लगता है प्रेसिडेंट उनके अगेंस्ट कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट को अपोजिशन पार्टी से होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ही हैज पावर। So a republic means an eye on democratically elected government. So that means
पॉलिटिकल सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल। ठीक है, एग्जाम्पल वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट रूल हो गया। समझ में आया? समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे नेचर नहीं डाला है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं नेचर डालना भूल गया। अगर आपको नेचर क्या है इंडियन इंडियन स्टेट का, ऐसा क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो नेचर मतलब, तो आप क्या बोलोगे? अगर एक सेकेंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, नेचर पूछा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो आप क्या बोलोगे? ट्रिपल एस दिया, Democratic. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? इंडियन स्टेट क्या है? सोवरेन है, इंडियन गवर्नमेंट सोवरेन है, इंडियन गवर्नमेंट सोशलिस्ट है, इंडियन गवर्नमेंट सेक्युलर है, इंडियन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, नेचर पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, फिलोसफी पूछ रहे हैं, कमिटमेंट पूछ रहे हैं, वैल्यूज पूछ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको इग्नोर किया तो कुछ और ही लिख के आओगे। नेचर पूछा, फील जे लिख के आओगे। ठीक है, समझे? Yes, sir. और एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल्स वो मांगता है। ऐसा एक क्वेश्चन आया था 2016 में, आर दे डिफेंडेबल इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, तो इसलिए एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, जो कि लक्ष्मीकांत में अवेलेबल नहीं है। अब देखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या पूछा था? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि हमारा इंडियन स्टेट है कैसा, तो हमने बोला ट्रिपल एसडीआर है। फिर क्या बोले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एक ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, अभी तो बताया। Double SDR. Triple SDR. ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव में ट्रिपल एसडी और Fill G. फिल जे। ठीक है, व्हाट इज फिल जे? Liberty, equality, fraternity, and ऑब्जेक्टिव में justice. ट्रिपल एसडीआर नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में फिल जे ही आएगा। मैंने सिर्फ एक ही बोला था, ऑब्जेक्टिव में फिल जे आएगा, बाकी इसमें ट्रिपल एसडीआर फिल जे आएगा। फिलोसफी में ट्रिपल एसडीआर फिल जे आएगा, कमिटमेंट में ट्रिपल एसडीआर फिल जे आएगा, और उसके बाद फंडामेंटल वैल्यूज में ट्रिपल एसडीआर फिल जे आएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पूछा तो उसमें से फिल जे आएगा। समझे क्या? Okay, sir. व्हाट इज द Yes, sir. ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट? इंडियन स्टेट चाहती क्या है? इंडियन स्टेट तीन चीजें चाहती है। क्या चाहती है? फ्रेटर्निटी चाहती है, फ्रेटर्निटी। उसके बाद इंडियन स्टेट चाहती है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? दैट इज ऑब्जेक्टिव, हमें इक्वालिटी इंश्योर करना है। FEL, जे एल का मतलब हमें लिबर्टी, लिबर्टी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और J फॉर जस्टिस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो फ्रेटर्निटी, आपने सिलेबस ये पढ़ा है ना, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हम यहाँ पे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करेंगे, समझाता हूँ ये क्या है, पर अभी से ऊपर ऊपर से बता रहे। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस प्लस अपॉर्चुनिटी। लिबर्टी ऑफ क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। टेबफो बोलते हैं इसको, टेबफो। समझ में आया यहां तक? ये आपके सिलेबस में दिया है या फिर आपके प्रेम्बल में दिया है। एंड जस्टिस, दो टाइप की जस्टिस की बात की है, सोशल जस्टिस देंगे और इकोनॉमिक जस्टिस देंगे। अब इन सबको मेरे को एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। अरे बाबा, एनसीईआरटी की, रुको, ये यहाँ देखो, एनसीईआरटी में ऐसा दिया होता है ना, ये देखो यहाँ पे, ये Yes, देखो sir. दिख रहा है। Yes, sir. अब देखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट, की जस्टिस देना है, लिबर्टी देना है,
इक्वालिटी देना है और फ्रेटर्निटी देना है। तो ये फील जे हो गया ना, FEL और जे, sir. समझे ना? Yes, sir. FEL जे, फील जे ये हो गया। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? ये देखो, ट्रिपल SDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ट्रिपल SDR। तो नेचर पूछा तो ये ट्रिपल SDR लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव पूछा तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लिखेंगे। और अगर वैल्यूज पूछा तो ट्रिपल SDR और फिल्जे लिखेंगे। कमिटमेंट पूछा तो ट्रिपल SDR और फिल्जे लिखेंगे। समझे ना आप लोग? हाँ सर। Yes, sir. कमिटमेंट पूछा तो ट्रिपल SDR ये लिखेंगे, और फिलोसफी भी पूछा तो ट्रिपल SDR और फिल्जे ही लिखेंगे। तो ये बोल रहा हूं मैं। अब जो मैंने यहाँ पे बताया कुछ अलग तो नहीं बताया। फ्रेटर्निटी, यहाँ पे भी वही देखो। फ्रेटर्निटी क्या है? अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। इक्वालिटी देंगे किसकी? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। लिबर्टी देंगे किसका? टेबफो, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। टेबफो, TEBFW। जस्टिस देंगे आपको कौन सा? सोशल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सॉरी पॉलिटिकल भी है, कहां गया? पॉलिटिकल भी है। अब इसका मतलब समझते हैं एक एक करके, ये बोल क्या रहा है। प्रियम्बल को रट्टा मार लो, रट्टा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि प्रियम्बल, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मेंस में भी होते हैं। अब मेरे लिए एडवांटेज ये बात थी कि हमारे स्कूल में 7th स्टैंडर्ड से रट्टा मारना सिखाते थे। असेंबली में खड़े रखते थे हमको, और हमको जोर जोर से पढ़ाते थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में भी पढ़ाते थे, मराठी में भी पढ़ाते थे, और इंग्लिश में भी पढ़ाते थे। तो वो याद हो गया मेरे को, स्कूल से ही याद है प्रियम्बल। ये मेरे लिए एडवांटेज हो गया कि मेरे को अलग से पढ़ना नहीं पड़ा, दिमाग में पहले से ही था वो, स्कूल लेवल से। टफ है रट्टा मारना, पर इतना भी टफ नहीं है। ओके, अब हमने क्या बोला? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। अब जैसे कि थॉट्स है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, समझते इसको थोड़ा सा। ये थॉट है, क्या मेरे इंडिया में मुझे जो थॉट आए वो सोचने के लिए मैं इंडिपेंडेंट, मैं सोच सकता हूं, मैं जो जो भी सोचना चाहता हूं, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट हार्मिंग समवन। मैं सोच सकता हूं ना। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मुझे अगर कोई स्टोन में भगवान दिखते हैं तो मैं सोच सकता हूं। अगर मुझे भगवान की मूर्ति बनाना है, और उसमें आपने देखा होगा कि गणपति की मूर्ति वर्ल्ड कप उठा रही है, कर सकता हूं, सोच सकता हूं। यस और नो? Yes, sir. गणेश जी की मूर्ति Yes, वर्ल्ड sir. कप उठा रही है, यस देख सकते यस। हैं। गणपति के फेस्टिवल के टाइम पे सब अपनी थॉट्स के प्रोसेस के हिसाब से मूर्तियां बनाते हैं। आई कैन डू दैट, आई कैन थॉट एनीथिंग वट एवर आई थिंक। मैं जो सोच सकता हूँ उसकी उसकी बुक बना सकता हूँ मैं। आई हैव फ्रीडम ऑफ थिंकिंग इन इंडिया। थॉट, एक्सप्रेशन, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। क्या मेरे को इंडिया में इजाजत है कि मैं जो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ? मेरे को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। मुझे अगर कोई बुक लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। मैं अखबार लिख सकता हूँ, वहां पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। एक्सप्रेशन का मतलब बोलना। मैं न्यूज मीडिया में जाके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। मैं पैम्पलेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। मैं आई कैन एक्सप्रेस वॉट एवर आई कैन इन इंडिया, थ्रू न्यूज़पेपर, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या वर्बल कम्युनिकेशन। आई कैन एक्सप्रेस वॉट एवर आई वॉन्ट, राइट? बिलीव, बिलीव, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव। क्या मेरे को इंडिया में किसी भी चीज पे बिलीव करने का लिबर्टी है? यस। आई गिव एन एग्जांपल। मैं घर में जा रहा था, तो मेरे घर में ना मेरा पैर झाड़ू को लग गया। अब मेरी माँ बोली, जस्ट क्या कर रहे हो? उसमें लक्ष्मी होती है। झाड़ू में लक्ष्मी कब से आ गई? सो माय मदर बिलीव्स देयर इज अ गॉड इन झाड़ू। झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए। वैसे ही आपने दुकानदार देखे होंगे, दुकानदार, वो सुबह जब अपनी दुकान का शटर खोलेगा सबसे पहले वो दुकान के पाँव छुएगा, बिकॉज ही बिलीव्स दैट देयर इज लक्ष्मी जी इन हिज शॉप। आपने क्रिकेट प्लेयर्स को देखा होगा, ग्राउंड में जाने से पहले ग्राउंड के पैर छूते हैं वो लोग, बिकॉज देयर इज देयर बिलीव, राइट?
समझे क्या? आपकी यस प्रथा है, सर। आप बिलीव करते, अगर कोई बंगाल से होगा तो बंगाल में शादियों में मछलियां लेके आते हो, मछलियां लेके आते हो, उसको टीका वीका लगाते हैं, बिकॉज दैट इज देयर बिलीव। समझ में आया ना? यस आपने सर। कंटारा मूवी देखी है? दुल्हन की चिट्ठी सर। हाँ, यस। कांटारा आपको मूवी फिर देखी है? कांटारा मूवी सबने देखी है। यस। अब जो उनके दैव होते हैं, दैव, तो उनके प्रति वो बहुत श्रद्धालु होते हैं, बिकॉज दैट इज देयर बिलीफ। सो इंडिया में देयर एग्जिस्ट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बिलीव्स। 2 किलोमीटर में बिलीफ चेंज हो जाते हैं। शादियों में अलग बिलीव, घर में अलग बिलीव, बाहर अलग बिलीव, रिलीजियस में अलग बिलीव, अलग अलग बिलीव है तुम्हारा। इवन रिलीजन में भी अलग अलग बिलीव, हिंदू में अलग बिलीव, क्रिश्चियंस में अलग बिलीव। अब क्रिश्चियंस मानते हैं कि इट्स द अर्थ वाज क्रिएटेड बाय गॉड, एंड गॉड ने बोला लेट्स देयर बी सन, तो देयर वाज अ सन। एक हफ्ते में पूरा वर्ल्ड बन गया था। लेट्स देयर बी वाटर, तो वाटर बन गया था। लेट्स देयर बी ह्यूमन, तो एडम एंड ईव आ गए। इट्स देयर बिलीव, दे कैन बिलीव व्हाटएवर दे वांट। So you have freedom of liberty of belief, thoughts, expression. Thoughts, belief, expression, Taberford. Liberty of thoughts, expression, belief, faith, faith and worship. ये बिलीफ भी आप पे, यू कैन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को बाबा लोगों पे बहुत भरोसा होता है। आजकल चल रहे ना बागेश्वर बाबा चल रहे हैं। आई डोंट वांट टू वायलेट समवन्स यस। what they say feelings or their उनकी जो श्रद्धा है, I don't want to do that, but you can believe into some Baba. You have freedom to do that. You can believe in any temple, any god. You can believe, you if you don't want to believe, you if you want to become an atheist, you can. So आप किसी की भी faith रख सकते हो. You have that liberty to have faith in anybody, and you can worship anyone. You can worship God. You can worship a stone. You can worship mountain, Kedarnath, Badrinath. You can worship nature, tribal people, right? You can worship, if you want, your parents. You can worship anyone. So that is the level of liberty that Constitution is giving us. समझ में आया? टेबफो समझे? टेबफो का मतलब समझे ना अभी? What is टेबफो? Thoughts, expression, belief, faith and worship. बिलीफ वर्शिप। तो अगर आपको पूछा कि what is the objective? Objective is फिलजे। पहला क्या है? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी नीचे आएगा, तो लिबर्टी में क्या आएगा? लिबर्टी में टेबफो आएगा। एग्जाम्पल, आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यू हैव राइट टू लाइफ, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? यू कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, प्रोपोगेट एनी रिलीजन, प्रोफेस एनी रिलीजन। एक रिलीजन अच्छा नहीं लगा तो दूसरा फॉलो करो, दूसरा फॉलो नहीं कर दो तीसरा फॉलो करो, तीसरा फॉलो नहीं अच्छा लगता तो चौथा करो, और अगर रिलीजन अच्छा ही नहीं लगता तो एथिस्ट रहो। यू हैव परमिशन टू डू दैट। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यू कैन नॉट फॉलो अनदर रिलीजन। माइनॉरिटीज के साथ में क्या हो रहा है? सऊदी अरब में यू हैव टू बी मुस्लिम ओनली। सो देयर इज नो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एक्सप्रेशन तो छोड़ ही दो। मैं तो अपने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को बोलता हूँ कि सऊदी अरब में इफ यू विल क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, यू विल फाउंड नेक्स्ट डे बिसाइड गॉड। यू विल बी सिटिंग नेक्स्ट डे बिसाइड द गॉड। नॉर्थ कोरिया में इफ यू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, नेक्स्ट डे यू विल बी सिटिंग बिसाइड द गॉड। चाइना में इफ यू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, नेक्स्ट डे यू विल बी सिटिंग बिसाइड द गॉड। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। हाँ, अभी हो रहा है ऐसा। इफ यू क्रिटिसाइज one section of the government, you might fall into trouble. I'm saying might. Okay, समझ में आया? लिबर्टी समझा यस सबको? यस सर। ये आ हाँ। गया। Absence of any restrictions on individual activity. There is absence of, किसी का माइक शुरू है, प्लीज बंद कर दीजिए। हाँ, थैंक यू। So there is an absence of any restrictions on individual liberty. Yes, there is an absence of individual liberty, पर ये absolute नहीं है, क्वालिफाइड है। आपकी लिबर्टी है। हाँ, अब जैसे मैंने बोला थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ। अब मान लो कल सुबह उठ के मैं स्पीच में प्रधानमंत्री को गाली देने लगूं, आई कैनॉट डू दैट। मैं व्हाट्सएप पे उनको गाली दूं, आई कैनॉट डू दैट।
आई हैव एक्सप्रेशन बट आई कैन नॉट डू दैट। लिमिटेशंस है उसके ऊपर। प्रिया, इसमें क्वेश्चन आया था गेम्स में, रिलेशन बिटवीन लिबर्टी, ऐसी कुछ तो भी था, लिबर्टी का मतलब पूछा था, ब्रॉड मीनिंग पूछा था लिबर्टी का, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ऐसी क्वेश्चन थे। अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। तो बताता हूँ, पीवाईक्यू भी बताता हूँ, रुको। तो लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। एब्सोल्यूट मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव। अब मान लो आप, मैं बिलीव करता हूं कि मेरे को बलि चढ़ाना है, बलि, तो मैं बच्चों की बलि चढ़ाऊंगा। इज इट अलाउड? नो, इट इज नॉट अलाउड, राइट? तुम बोलोगे यार अभी तो तुमने बोला था प्रियम्बल में, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, मैं तो ये बिलीव करता हूँ। नहीं, यू कैन डू दैट, बट एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट लेवल पे नहीं है, क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब रिस्ट्रिक्शंस है, राइट? तो बहुत से लोगों के इंडिया में थॉट्स है, खालिस्तानियों के, है ना, खालिस्तान लोगों के थॉट्स है, नक्सल के थॉट्स है, जम्मू कश्मीर जो टेररिस्ट है उनके थॉट्स है, जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट है उनके थॉट्स है। क्या थॉट्स है? इंडिया के टुकड़े करना है। हाँ तो भाई ऐसे थॉट्स अलाउड है क्या? ऐसे थॉट्स अलाउड नहीं है। तुम अभी तो बोले यार, अभी तो तुमने बोला कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स है। अरे बाबा है, पर देर इज एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, सम रिस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर। हाँ, तुमको इंजीनियरिंग करना है, तुम्हें यूपीएससी करना है, तुम्हें कुछ और करना है, ये इस पे है, यू हैव लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बट ऐसे चीजों पे नहीं है। समझ में आया ना? Yes, sir. यस सर। तो देखो इसका एडवांटेज क्या होता है जब तुम ऐसे लेवल पे प्रिपेयर करते हो ना, जैसे मेंस लेवल पे, तो इसका प्रीलिम्स में क्या फायदा होता है मैं बताता हूँ। आई थिंक है मेरे पास, ऐसे ही क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। एक सेकंड, मैं इसमें जाके बताता हूँ। हाँ, टाइम तो चलेगा ना, क्योंकि मैं प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेट करके बता रहा हूँ कि कैसे पूछते हो क्वेश्चंस। हाँ सर। लॉ एंड लिबर्टी, 42 पेज नंबर पे। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर? ये क्वेश्चन देखो आप। In the context of polity, which one of the following would you accept the most appropriate definition of liberty? Absence of restriction, अरे अभी तो हमने बोला मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन। अगर मैं ऐसा बोलूं देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, वो कल बोलेगा मैं बलि चढ़ाऊंगा, वो कल बोलूंगा मैं इंडिया के टुकड़े कर दूंगा, ऐसी थॉट प्रोसेस रखूंगा। तो लिबर्टी है पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी तो है ना, राइट? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस। अब देखो ऑप्शन 3 देखो, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वंस लाइक। ऐसा करेंगे तो फिर हो गया, फिर इंडिया को तो बर्बादी हो जाएगा। फिर अगर तुमको जो कुछ भी करना है, तुमको जो भी करने करो, ऐसा हो सकता है कि इंडिया में? नहीं हो सकता है ना। Oh, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। यार लिबर्टी और पॉलिटिकल रूलर्स और उनके टायरनी का क्या ही मतलब होगा? तो बचा क्या? यही बचा, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन? तो अगर मेरे को लिबर्टी का कॉन्सेप्ट पता है ना, तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंस का नॉलेज ना कभी कभी प्रीलिम्स में बहुत काम आ जाता है। और अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ के जाएंगे, मेंस का नहीं पढ़ेंगे ना, तो एग्जाम नहीं निकलेगा फिर। ठीक है, अभी इक्वालिटी पे है। yes, sir. तो हम्म। फिल Yes, फिल जे sir. का एफ, फिल जे का अपना क्या हो गया, एल हो गया। अभी ई पे आते हैं। ई क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हम इक्वालिटी देंगे, लेकिन कौन सी चीज में आपको देंगे? आपको स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में देंगे, राइट? जैसे आर्टिकल्स, जैसे कि ये देखो, मैं समझाता हूं आपको इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा डिटेल में जाओ तो चलेगा, बहुत ही बेसिक लेवल से समझाता हाँ सर। हूं। जैसे मुझे एक यस बात सर। बताओ, मैं स्टूडेंट को, 10 के बच्चों को पूछता हूँ ना, बच्चों इक्वालिटी का मतलब बताओ, तो वो लोग पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल,
ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल। आपके घर में भी होता है छोटे भाई बहनों के बीच में। व्हाट इज इक्वालिटी? आप बोलते हो उसको 10 चॉकलेट दिए, मेरे को 1 चॉकलेट दिया, यू आर नॉट ट्रीटिंग मी इक्वल। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल। इसमें प्रॉब्लम है, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम मैं अभी आपको बताता हूँ कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। मैं एग्जांपल, इमेजिन करो आप लोग एक ट्रैफिक लाइन में खड़े हो, आपकी सबकी व्हीकल यहाँ पे खड़ी है, मैं भी खड़ा हूं, आप भी खड़े, हम सब खड़े हैं यहाँ पे। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के हिसाब से रेड लाइट चल रहा है और रेड लाइट में सबको यहाँ पे खड़ा होना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना? इतना समझ में आया? यस सर। हम्म, अब इमेजिन करो कि यहाँ पे एम्बुलेंस आ गई, अब क्या करोगे? डिस्पाइट दिस रेड लाइट हम उसको साइड देंगे और एम्बुलेंस चली जाएगी। फिर आप में से एक उठ के क्या बोलेगा, सर ये तो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हुआ। इक्वालिटी के हिसाब से जब रेड लाइट चलती है तो सबको सिग्नल पे होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी अप्लाई नहीं हुआ। ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये क्या थी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हम ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल नहीं कर सकते। हमने क्या किया, इस गाड़ी को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। स्पेशल ट्रीटमेंट दिया ना हमने इसको जाने दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मरीज था, हो सकता है उसकी डेथ हो जाती। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते। तो मुझे बताओ, क्या मैंने ये जो लोग खड़े थे यहाँ पे सिग्नल पे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया? हाँ किया। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन था कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन था? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन था ना, नेगेटिवली तो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। अब इमेजिन करते, मान लो एक स्कूल है, एक स्कूल है और एक स्कूल में मैंने बोला कि एक्स रिलीजन के बच्चे इस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते। तो क्या मैंने डिस्क्रिमिनेशन किया? हाँ किया। पॉजिटिव किया कि नेगेटिव किया? नेगेटिव नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेशन। तो इस डिस्क्रिमिनेशन से किसी का नुकसान होता है और इस डिस्क्रिमिनेशन से किसी का उद्धार होता है, किसी का कल्याण होता है। समझ में आया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी समझ में तभी आ सकती है जब हम डिस्क्रिमिनेट करें, लेकिन पॉजिटिवली। मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको, तब समझ जाओगे। मान लो ये एक क्लास है, ये क्लास है और क्लास में ना टेस्ट चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। अब टेस्ट चल रहा है तो मैंने बच्चों को बोला, बच्चों 50 मार्क का पेपर है, 50 में से अगर 25 लाओगे तो पास हो जाओगे, और 25 के नीचे लाओगे तो फेल हो जाओगे। इक्वालिटी सबके लिए एक जैसा, बराबर है। अब क्या हुआ, इमेजिन करो इस क्लास में ब्लाइंड बच्चे आ गए, 10 ब्लाइंड बच्चे आ गए। अब मैंने इनको क्या बोला, बच्चों देखो 50 मार्क का टेस्ट है, 50 में से 25 मिले तो तुम पास, वरना फेल। अब तुमको लगता है मैं सेम रूल इन बच्चों पे अप्लाई कर सकता हूँ? नो। नहीं कर सकता हूँ। पर तुम तो बोलोगे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के हिसाब से सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। बट नहीं, ये स्पेशल केस है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गए वो बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं, और ये क्या हो गए, ये वो ब्लाइंड बच्चे हो गए। कैन यू सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी। अब वो इक्वालिटी, ये इक्वालिटी की लाइन है, इमेजिन करो। अब इस इक्वालिटी तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बच्चों को ना थोड़ा सा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ताकि बच्चे इस लाइन तक पहुंच सके। समझ में आया? तो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि बच्चों एक काम करो, तुम 25 मार्क्स मत लेके आओ, तुम ना 10 मार्क ही लेके आओ। अगर तुम 10 मार्क लेके आओगे ना तो तुम पास हो जाओगे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इनको नीचे से पुश किया ताकि वो इस लाइन तक आ सके। अब बच्चे इस लाइन तक आ गए, अब ये बाकी बच्चों से कंपीट कर सकते हैं। नाउ ये इक्वालिटी के लाइन पे आ गए, ये यहां से शुरू होगी फिर रेस अभी। समझ में आया? यस सर। तो ये है, इसको बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी बोलते हैं उसको। इक्विटी का मतलब क्या होता है, आप डिस्क्रिमिनेट करोगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करोगे ताकि समाज में इक्वालिटी आए। इक्वालिटी से पहले इक्विटी आती है, इक्विटी के बाद ही समाज में इक्वालिटी आ सकती है।
विदाउट इक्विटी समाज में इक्वालिटी आ ही नहीं सकती। तो ये जो रिजर्वेशन देते हैं हम SC ST के बच्चों को, ठीक है, वुमेन्स को रिजर्वेशन देते हैं, ये क्यों देते हैं? ताकि ये लोग रेस में आ सके, और जब ये रेस में आएंगे नाउ दे विल कम्पीट। अब जो स्टार्टिंग लाइन है सबके लिए सेम होगी। So this is the concept of reservation and this is the concept of equity or equanimity, और this is the concept of equality. Equality तभी आ सकती है हमारे समाज में जब हम इक्विटी लेके आए, ठीक है। तो हम क्या बोला कि हम अपॉर्चुनिटी में आपको इक्वालिटी देंगे एंड स्टेटस में आपको इक्वालिटी देंगे। तो देयर विल बी एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन। स्पेशल प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस। अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। जैसे आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, राज अधिराजा, महाराजा, ऐसे टाइटल्स तुमको नहीं मिलते। हाँ, डॉक्टर मिल सकता है, लॉयर मिल सकता है, IAS मिल सकता है, IPS मिल सकता है, वो तुमने खुद कमाया है। तो देयर विल बी नो इनइक्वालिटी इन स्टेटस। हमारे इंडिया में ऐसा कोई है क्या, महाराजा, अधिराजा, जो पहले के टाइटल्स मिलते थे? ऐसा कोई नहीं इंडिया में। पर इंडिया में ऐसा बोल सकते हैं डॉक्टर सुमन शर्मा, डॉक्टर XYZ, IS XYZ, वो तुमने टाइटल कमाया है। तो देर इज नो इनइक्वालिटी इन स्टेटस। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। सब लोग इक्वल है, वो चाहे आप हो और वो चाहे मैं हूं, हम सब लोग लॉ के सामने क्या इक्वल ही है। हमारा स्टेटस क्या है? इक्वल ही है। आप क्राइम करो, अंबानी क्राइम करे या अदानी क्राइम करे, सबको इक्वल सजा मिलती। समझ में आया? Yes, sir. यस। ओके। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 17 पनिशिंग अनटचेबिलिटी, अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अगेन व्हाट इज दिस? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। सबका स्टेटस समान है, सबकी डिग्निटी समान है, ऊंचा नीचा कोई नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. इंडियन लॉ फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, व्हाट इज दिस? अगेन हम अब मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं स्कूल में काम करता था, अब मेल्स की सैलरी हाई है रहती थी, वही स्कूल में अगर आप देखोगे तो वही फीमेल की सैलरी कम है। क्यों भाई, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा टैलेंट है क्या? हाँ, हो सकता है एक दो जगह पे, बट मोस्टली सैलरी अगर आप गैप देखोगे तो बहुत ज्यादा ह्यूज गैप होती है फीमेल और मेल सैलरी। और मैंने खुद के आंखों से देखा है मेरी सैलरी क्या थी और मेरे काउंटर पार्ट्स या मेरे कॉलिग्स की सैलरी क्या थी। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है ये सब। मैं बोले यार ये तो बहुत डिफरेंस है। 50% का डिफरेंस था, 50% मेरी सैलरी और उनकी सैलरी। क्यों? क्योंकि वुमेन चीप लेबर प्रोवाइड कर देती है। अब सोचो, वो सुबह जो मैम जो भी है वो अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का खाना वाना पका के स्कूल में आ रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, फिर घर जा रही है, फिर घर का काम कर रही है, फिर स्कूल का बहुत सारा काम होता है वो कर रही है, फिर उठ रही है, फिर सुबह फिर से उठ रही है। बहुत सारे फीमेल टीचर्स बोलते रहे हम सुबह 4 बजे उठते हैं सर, 7 बजे स्कूल आते हैं। तो कैन यू से डिस्पाइट वर्किंग सो हार्ड देर इज नो इक्वल पे? इक्वल पे तो नहीं है। तुमको क्या लगता है विमेन क्रिकेट टीम को उतना ही पैसा मिलता है जितना मेन क्रिकेट टीम को मिलता है? नहीं। विराट कोहली के पास 4 से 5 ऑडी कार है, महेंद्र सिंह धोनी के पास 40 गाड़ियां है। तुमको लगता है फीमेल क्रिकेटर्स के पास ये सब है? नहीं है। सो ये क्या है? दिस इज इनइक्वालिटी, राइट? तो अभी हमने क्या बोला? हमने इंडिया में लॉ लेके आए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आप काम सेम कर रहे हो तो सबको एक जैसा ही पेमेंट मिलेगा। सो व्हाट इज दिस? अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। समझ में आया? नहीं समझे? Yes, sir. समझे ना? Yes, sir. यस। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। अब भाईचारा कैसे बढ़ा है देश में? बहुत सारे, अब आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम देखो तो उस टाइम पे भाईचारा कैसे बढ़ाते थे लोगों के बीच में? रिलीजियस Feeling of फेस्टिवल, nationalism. हाँ, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म लेके आते थे, रिलीजियस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे, फिर सब लोग साथ में आते थे, सब लोग बातें करते थे, नेशनलिज्म की बातें करते थे, इंडिया को फ्रीडम कैसे लेके आए बातें करेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कैसे करे उस टाइम पे बातें करते थे, राइट?
आज के ज़माने में मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग क्रिकेट मैच देखते हो? हुँ। जब क्रिकेट मैच देखते हो, हाँ। तो जब अभी फुटबॉल का मैच भी हुआ था, इंडिया फाइनल जीती, तो जब आप टीवी के सामने होते हो, जब आप स्टेडियम में होते हो और जब इंडिया का नेशनल एंथम बजता है, आपको कैसा फ़ील होता है? आपको फ़ील होता है ना कि वी ऑल आर सेम, हम सेम हैं, हम हमारा हाँ, कल्चर सेम है, वी बिलॉन्ग टू सेम लैंड, सेम कंट्री। तो ये जो फीलिंग है ना भाईचारे की, ही इज़ माय ब्रदर, ही इज़ माय सिस्टर, ये आती कैसी है? सिंगल सिटीज़नशिप से। ये आती कैसी है? रिलीजियस फेस्टिवल से। बहुत सारी वेज़ है, मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सिटीज़न ऑफ महाराष्ट्र हूँ? नो, आई एम नॉट द सिटीज़न ऑफ महाराष्ट्र, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, बट आई एम नॉट अ सिटीज़न ऑफ महाराष्ट्र। बट क्या मैं सिटीज़न ऑफ इंडिया हूँ? यस, आई एम अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। बट अगर यही मैं अमेरिका चली जाऊँ अमेरिका चला जाऊँ, तो आई एम द सिटीज़न ऑफ न्यूयॉर्क। यस, आई एम द सिटीज़न ऑफ यूएसए। यस। तो मेरे अंदर एक भावना आएगी कि मैं 2 इंसान हूँ। एक तो मैं सिटीज़न हूँ न्यूयॉर्क का और दूसरा अमेरिका का। तो मैं कैलिफोर्निया वाले से ज़्यादा घुल-मिलूँगा नहीं। तो इंडिया में कैसा सिंगल सिटीज़नशिप है, आप एक ही सिटीज़न, डबल सिटीज़नशिप नहीं है आपके एक ही है। तो उससे क्या है कि भाईचारे की भावना आएगी। हॉलिडेज़ पे आपको रिलीजियस फेस्टिवल पे आपको हॉलिडेज़ मिलती है, सबको, सबके रिलीजियस फेस्टिवल पे। तो इससे क्या होता है भाईचारे की भावना आती है। एक क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ होते हैं, उसमें क्या एक भाईचारे की भावना आती है। जब नीरज चोपड़ा ओलंपिक मेडल जीत के आता है, तो हम सबको खुशी होती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। उससे क्या होता है भाईचारे की भावना बढ़ती है एक-दूसरे के अंदर और वो बहुत ज़रूरी है। ये सुनो, यस सर। फाइट हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया, वो चाहे हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, पारसी था, जैन था, हर कोई। आप नाम उठा के देख लो, हर कोई, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, हर कोई भगत सिंह से लेके तो राजदेव सुखदेव, उसके बाद में अगर आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करो, महात्मा गांधी जी की बात करो, एनी बेसेंट की बात कर लो, सरोजिनी नायडू की बात कर लो, मोतीलाल नेहरू की बात कर लो, दे ऑल वर फ्रीडम फाइटर्स, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। ये क्या एक भाईचारे की भावना है, बढ़ाती है। दिल्ली में जब रेप हुआ था, दिल्ली केस हुआ था और हैदराबाद में भी वो केस हुआ था, आपको पता होगा निर्भया इशू हुआ था। हाँ, पूरा का पूरा इंडिया रास्ते पे आया था, क्यों? क्योंकि सबको भाईचारे की भावना थी कि यार हम में से ही कोई था ना वो इंसान, राइट? अभी मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, गवर्नमेंट भली बात नहीं कर रही, लेकिन लोग तो बात कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे, चाहे व्हाट्सएप पे हो, लोग बात कर रहे हैं। क्यों? ताकि भाव है तो हमारा ही कंट्री ना मणिपुर, है तो हमारी कंट्री का स्टेट, जल रहा है, लोग मर रहे हैं। केरला में फ्लड आया, सारे स्टेट्स ने डोनेट किया। तो ये फीलिंग क्या है? दिस इज द फीलिंग ऑफ कॉमननेस, दिस इज द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। आर्टिकल 1 क्या बोलता है इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है? व्हाट इज आर्टिकल 1? इंडिया दैट इज भारत Yeah, शैल that बी द is यूनियन Bharat. ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है, भारत क्या है, जितने भी स्टेट्स है उनका यूनियन मिला के भारत है। तो ये प्रमोट करता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ओके, फ्रैटर्निटी, इट विल अश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। समझे कैसे? भाईचारा होगा तो कंट्री में यूनिटी Yes, होगी, yes. भाईचारा होगा तो कंट्री में इंटीग्रिटी होगी, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है? यस सर। Yes. और भाईचारा होगा तो एक इंडिविजुअल की डिग्निटी भी मेंटेन रहेगी, भाईचारा होगा तो। नहीं तो तुम उसके रिलीजन को गाली दे रहे हो, वो तुम्हारे रिलीजन को गाला दे रहा है। तुम उसके कास्ट को गाली दे रहे हो, वो तुम्हारे कास्ट को गाली दे रहा है। तुम उसके कलर को गाली दे रहे हो, वो तुम्हारे कलर को गाली दे रहा है। तुम उसके स्टेट को गाली दे रहे हो, वो तुम्हारे स्टेट को गाली दे रहा है। तुम उसके एक्सेंट को गाली दे रहे हो, वो तुम्हारे एक्सेंट को गाली दे रहा है। तो जब तक भाईचारे की भावना नहीं होगी, किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी इंश्योर हो ही नहीं सकती। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में, पर्टिकुलरली मैं महाराष्ट्र में देखता हूँ या दिल्ली में देखता हूँ, तो यूपी और बिहारी वालों के अगेंस्ट बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेशली मुंबई एंड पुणे साइड में। ये वर्कर्स होते हैं जो मुंबई एंड पूना साइड में आते हैं या फिर दिल्ली में जाते हैं, तो इनके साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है।
पहला डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ये अनपढ़ होते हैं, ये गँवार होते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ा। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन इनके सॉन्ग्स के लिए, कि बेवकूफ पागल जैसे सॉन्ग सुनते हैं। वो आपने सुने होंगे ना, बिहारी और भोजपुरी सॉन्ग्स, राइट? Yes, sir. तो एक प्री कंसीव्ड नोशन हमारे दिमाग में पहले से ही है कि ये लोग ऐसे ही है। साउथ इंडियंस, उनके कलर, उनके एक्सेंट, उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। नॉर्थ ईस्ट, वो जैसे दिखते हैं, उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो मुझे एक बात बताओ, जब तक मेरे अंदर भाईचारे की भावना नहीं होगी, मैं एक साउथ इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेट करूंगा, मैं एक नॉर्थ ईस्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करूंगा, मैं यूपी बिहार वाले से डिस्क्रिमिनेट करूंगा, तो उसकी इंडिविजुअल की डिग्निटी इंश्योर कैसी होगी? जब तक भाईचारे की भावना नहीं होगी, मैं अपने अपोजिट सेक्स को डिग्निटी के रूप में कैसे देखूंगा? चाहे वो मेल फीमेल हो या फीमेल मेल हो। मेल फीमेल की तरफ देखिए या फीमेल मेल की तरफ देखिए। ठीक है, तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में बोला है कि रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। समझ में? जब तक भाईचारे की भावना नहीं होगी, वो भाईचारे की भावना बहुत जरूरी है, और हमारे पॉलिटिशियन हर वो कोशिश करते हैं कि जिससे ये भाईचारे की भावना टूटे इंडिया में, स्पेशल इलेक्शन के टाइम पे। अगर वो झगड़ा है ना, मतलब ये कम्युनिटी को, ये रिलीजन को, उसके अगेंस्ट झगड़ा है ना, तो उनको वोट ही नहीं मिलती, उनको मतलब हजम ही नहीं होता उनको खाना। तो इससे क्या होता है, देश में भाईचारे की भावना टूट जाती है, और उससे क्या होता है, फिर वायलेंस होता है, डिस्ट्रस्ट बढ़ता है एक दूसरे के प्रति, हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। फेक न्यूज तो आप लोगों को पता ही होगा कितनी चलती है ना? Yes, sir. और Yes. अगेन मैं आपको एक बताता हूँ, वो शादियों के टाइम पे अगर आप बोलो ना मुझे एक्स कम्युनिटी के साथ में शादी करना है, वो बोलते हैं अरे नहीं, वो लोग तो वैसे ही होते हैं, वो लोग तो वैसे ही होते हैं, राइट? अगर आप बोलो पंजाबी के साथ शादी करना है, नहीं नहीं वो पंजाबी तो वैसे ही होते हैं। बनिया के साथ शादी करना है, वो नहीं वो बनिया तो वैसे ही होते हैं। वो साउथ इंडियन से करना है, वो नहीं वो साउथ इंडियन तो वैसे ही होते हैं। किसी यूपी बिहार वाले से करना है, नहीं नहीं वो तो वैसे ही होते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द प्री कंसीव्ड नोशन इनसाइड योर हेड। ओके, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। जस्टिस, न्याय, न्याय देंगे आपको। कैसे न्याय देंगे? सोशल जस्टिस कैसे देंगे आपको? वी विल ट्रीट यू विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15। सोशल जस्टिस है ना, सामाजिक जस्टिस सबको मिलता है ना। सामाजिक जस्टिस कैसे मिला आपको? रिजर्वेशन के थ्रू मिला। सामाजिक जस्टिस आपको कैसे मिला? आर्टिकल 14 के थ्रू मिला। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सामाजिक जस्टिस मिला आपको। Yes, sir. आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आप बोलोगे मैं यूपी बिहार से हूँ और आपको कहीं एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, आपने ये वर्ड सुना है ना, रेस? रेस, ये रेस का मतलब वो रेस Muslim. पिक्चर नहीं। रेस का मतलब होता है जो आपके फिजिकल ट्रेट्स है। फिजिकल ट्रेट, फिजिकल ट्रेट क्या मतलब, क्या होता है? आपकी हाइट बड़ी है, छोटी है, आपका कलर गोरा है, आपकी आंखें छोटी है, बड़ी है। तो ये फिजिकल ट्रेट्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग है। जैसे साउथ इंडियंस का कलर अलग है, नॉर्थ इंडियंस का कलर अलग है, नॉर्थ ईस्ट लोगों का आंखें छोटा है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द फिजिकल ट्रेट। अब इसके बेसिस पे अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज रेस। समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो आपके साथ सोशल जस्टिस ऐसे करेंगे। पॉलिटिकल जस्टिस कैसे करेंगे? इकोनॉमिक जस्टिस पे बाद में आता हूँ। पॉलिटिकल जस्टिस की बात कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या था? ऑल आर इक्वल इन ऑल, एवरीबडी हैज द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वोट देने का अधिकार है, मेरे को भी है, 18 साल के ऊपर जो भी है। आप इलेक्शन में खड़े रह सकते हो, मैं भी रह सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपके वोट की वैल्यू एक है, मेरी भी वोट की वैल्यू एक है, अंबानी की वोट की वैल्यू भी एक है। ठीक है। हाँ, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट धरना कर सकते हो अगर आपकी कोई मांगे पूरी नहीं होती, जो कि कलेक्टर के ऑफिस के सामने आपने बहुत बार देखा भी होगा। ठीक, यस और नो? Yeah. Yes, ठीक sir. है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमारे इंडिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन किसकी है? 90% पॉपुलेशन हिंदूज की है, राइट? हिंदूज की है। देन अदर माइनॉरिटीज आते हैं, फिर उसके बाद में क्रिश्चियंस आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, दलित्स आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं।
वगैरह वगैरह जो भी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पॉपुलेशन इनकी इतनी छोटी है, इनको कभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? नहीं। नहीं मिलेगा ना। विद इन हिंदूज में भी अगर मैं बात करूं, तो तुमको लगता है कि हिंदू वुमेन्स को कभी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर हमने क्या किया, हमने सीट्स को रिजर्व करके रखा। आपने देखा होगा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होती है फॉर एससी या फिर एसटी या फिर वुमेन के लिए। और आपने पंचायत में भी पढ़ ही लिया कि 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, ताकि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े। तो हम ये कर क्या रहे हैं, हम पॉलिटिकल जस्टिस दे रहे हैं। अब मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। जो मेरे स्टेट में, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट अमरावती, मेरे अमरावती की जो सीट है, इट इज रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट। जो एससी कम्युनिटी का होगा वही यहाँ पे फाइट कर सकते, पर वोट सब लोग देंगे, राइट। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद है? यस सर। यस यस। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, जैसे मुस्लिम्स को दिया था 1909 में। ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, ये रिजर्व सीट्स है। तो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड, किसको? वुमेन्स को, एस सी को, राइट। समझ में आया? इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है कि भैया मार्केट में अभी टमाटर हो गए 100 रुपए के, मुझे तो फर्क पड़ रहा है क्योंकि मैं तो टमाटर नहीं खा रहा हूँ अभी, राइट। मेरे लिए महंगा हो गया। लेकिन तुमको लगता है अंबानी को कुछ फर्क पड़ता होगा? वो 100 का 200 हो जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? $3 बिलियन का तो घर ही उसका। जितनी कंट्रीज की इकोनॉमी नहीं रहती, उसका $3 बिलियन का तो घर ही है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितना कमाएगा उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा टैक्स लगाएंगे। मान लो वो 1000 करोड़ कमा रहा है, तो 1000 करोड़ पे कितना कितना टैक्स लगेगा? एग्जाम्पल मान लेते हैं 300 करोड़ टैक्स लग जाएगा, 30%। एग्जाम्पल मान लो, तो उसको चुभेगा वो। 300 करोड़ छोटी रकम नहीं होती। किसी का 1 लाख का अगर इनकम है, तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? मान लो 5000 रुपए, तो 5000 उसको चुभेगा नहीं। तो जैसी आपकी हैसियत होगी उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो सुनो, यस यस। लैंड रिफॉर्म किया हमने, यस सर। ताकि 500 500 600 600 एकड़ कुछ जो जमीन होती थी लैंडलॉर्ड्स के पास, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लोगों में। डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लैंड यस रिफॉर्म कर सर। लिया हमने। फिर पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म आया ही नहीं, इसलिए वहां पे एक एलिट क्लास है, एलिट क्लास। उनको चौधरी बोलते हैं, चौधरी पाकिस्तान में। तो एलिट क्लास आज भी लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर रही है, वो चाहे पाकिस्तानी मिलिट्री हो, चाहे पाकिस्तानी एलिट हो। तो जस्टिस में हम आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, इक्वालिटी ऑफ जस्टिस। समझ में आया? हाँ। और अभी थोड़ा से बाकी है। ओके, 26 नवंबर 1949, ये कौन सा डेट है? इस दिन जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कॉन्स्टिट्यूशन। तैयार हो गया था। सही है। तैयार हो गया था, हम अप्लाई करने ही वाले थे, लेकिन हमने बोला 2 महीने रुक जाते हैं, दिसंबर जनवरी तक रुक जाते हैं। जनवरी में हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करेंगे। 26 जनवरी 1950 को अप्लाई किया। 26 जनवरी के 1950 को ही क्यों किया? बिकॉज 1930 में कांग्रेस के सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें बोला गया था कि 26 जनवरी विल सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे। समझ में आया? यस सर। मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि 26 जनवरी ही क्यों सिलेक्ट की थी हमने। ओके, अगेन वो हमारा सिलेबस है ना, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर्स। तो हमारा प्रियम्बल और अमेरिका के प्रियम्बल के बीच में कुछ डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो इंडिया का प्रियम्बल क्या है? इंडिया का प्रियम्बल इज द समरी ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए का प्रियम्बल क्या है? इट इज द प्लान
कि अमेरिका कैसा होगा। वी द पीपल ऑफ अमेरिका से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। हमने इंस्पिरेशन कहां से लिया? अमेरिका से लिया, प्रियम्बल का। समझ में आया? Yes, sir. ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल? इट टेल्स द विजन ऑफ द फोर फादर्स। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर थे, उनका विजन क्या था? वो कैसा कैसा देश बनाना चाहते थे? वो एक सेकुलर देश बनाना चाहते थे। वो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जहां पे सबको बोलने की आजादी हो, जहां पे सबको लिबर्टी हो, जहां पे अमीर और गरीब के बीच में कोई डिफरेंसेस ना हो। अब आपको इन इन वर्ड्स की ग्रेविटी समझ रही है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या था? सोवरेन का मतलब क्या था? सेकुलर का मतलब क्या था? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या था? रिपब्लिक का मतलब क्या था? जस्टिस का मतलब क्या था? ये हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट देना चाहते थे, रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे। ठीक है? एक सेकंड, rules चाहिए हमें। अगर कोर्ट को कोई भी जजमेंट में प्रॉब्लम आती है या इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आती है, तो कोर्ट किसकी हेल्प लेती है? कोर्ट प्रियम्बल का हेल्प लेती है। यस और नो? केशवानंद Yes, भारती sir. केस। Yes, sir. तो कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन करने में भी प्रियम्बल हेल्प करता है। प्रियम्बल कंटेन्स बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है। यही तो बना ना बेस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर? क्या क्या आता है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में? डेमोक्रेसी आता है। ये कहां से पता चला? प्रियम्बल से तो पता चला। फ्रेटर्निटी, फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ। तो ये पता कहां से चलता है? आप पढ़ लो डिटेल में प्रियम्बल को, पता चल जाएगा आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है। यही तो विजन था हमारे फाउंडिंग फादर्स। इट समराइजेस द होल कॉन्स्टिट्यूशन इन वन पेज। इट टेल्स द सोर्स ऑफ पावर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर? दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया। पहला ही सेंटेंस है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India। हम इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन। सॉवरेन बनाना चाहते हैं, सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं, सेकुलर बनाना चाहते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसा देश बनाना चाहते हैं। इट ले डाउन द पैटर्न ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है? मिस्टर एम हिदायतुल्लाह ने क्या बोला था? प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इंट्रो में यूज कर सकते हैं या फिर बॉडी में इसको कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। हिदायतुल्लाह कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कब की टाइम? इंदिरा गांधी के टाइम, इमरजेंसी के टाइम पे। हिदायतुल्लाह, इनके बारे में सर्च करना, बहुत अच्छे इंडिविजुअल थे ये। ओके, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पढ़ा होगा तुमने, आई होप। बेरुवारी में क्या हुआ था? केबीसी में क्या हुआ था? एलआईसी में क्या हुआ था? पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं ना। बेरुवारी में क्या बोला था? क्या था? सोवर्निटी एंड डेमोक्रेटिक वर्ड ऑफ प्रियम्बल और अमेंडमेंट थ्रू आर्टिकल 368 बेरुबारी। पता होगा ना आपको बेरुबारी क्या था? बेरुबारी एक जगह थी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान। तो फिर बेरुबारी वाला रीजन उनके देने की बात की, तो ये क्वेश्चन उठा था कि हम ये लैंड दे सकते कि नहीं दे सकते। ठीक है? जजमेंट क्या है? जजमेंट क्या है? प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट शोज द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। ठीक है? तो फिर केबीसी में क्या बोला था? नहीं नहीं, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्लूड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था केबीसी में। ठीक है? और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में क्या था? उसमें भी बोला था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एलआईसी केस में क्या बोला था? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये कोई डिबेट आई तो लक्ष्मीकांत ये वो पीछे वाले पेज पे दिया। इसमें मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपने आई होप पढ़ा होगा। जहां जहां कॉन्सेप्ट है वहां में डिटेल में गया हूँ। समझ में आया फिर अभी? Yes, sir. Yes. तो वो कल जो हमारा दो रह गए ना, गवर्नर और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को टाइम लगेगा क्योंकि प्रेसिडेंट के अंदर ही बहुत सारे डायमेंशन है। प्रेसिडेंट अकेला ही बहुत टाइम खाएगा। तो प्रेसिडेंट को करेंगे और फिर गवर्नर को भी करेंगे। ठीक है? Sir. Yes. Yes, sir.
किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? नो। गुड। तो आपकी कॉपीज चेक करें फिर? यस। ठीक है। ये किसकी कॉपी है? रेनू तो प्रेजेंट नहीं। अविनाश प्रेजेंट है? यस। है क्या? है। ये है की पोर्ची। काम करता हूँ, सबकी कॉपीज एक साथ ले लेता हूँ फिर। और किसने लिखा था और आंसर? अविनाश तुमने, और 3 आंसर लिखे थे ना तुमने? लोकल बॉडीज वाला। लोकल बॉडीज बेसिक स्ट्रक्चर टाइप। उसके बाद मनु है? हाँ आ गया तुम्हारा सर, आंसर, दिख नहीं रहा। कल वाले क्वेश्चंस पे नहीं लिखा, उससे पहले जो दिया था ना उसका लिखा है, कल का नहीं लिखा। कल किसने लिखा है? कल शायद से सिर्फ तुमने ही लिखा था, अविनाश। मैंने लिखा था। सोमा है? सोमा नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये है जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। ठीक है, नीचे निकल गया। ये क्वेश्चन एक नंबर एक कॉपी ले लेते हैं। तुम्हारा भी एक क्वेश्चन कॉपी नंबर 2 लोकल बॉडीज वाला है। लेते हैं सबका। नीचे जो है। देखो अभी ना आपको सेल्फ इवेल्युएशन सीखना पड़ेगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इवेल्युएशन, कि मैंने क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस किया है कि नहीं किया, कि हर बार आपके पास कोई नहीं होगा ना ये सॉल्व करने के लिए। ओके, यस। अब मैं पढ़ने से पहले एक बार से ओवरव्यू ले लेता हूँ। मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है कि इतनी जगह खाली छोड़ दी इस बंदे ने। मैंने अभी तक आंसर पढ़ा भी नहीं है, पर मेरे को इंप्रेशन आया कि इस बंदे के पास ज्यादा लिखने के लिए कुछ है नहीं, इसने इतना स्पेस छोड़ दिया। तो नेवर डू दिस, नेवर डू दिस। एक्सपांड करो, इतनी स्पेस छोड़ दो चलेगा, पर खींचो यहां तक, वो गलत इंप्रेशन जाता है, ठीक है? और इतना दबा के क्यों लिख रहे हो? तुमको जगह नहीं दे रही कि यूपीएससी? क्यों लिख रहे हो इतना दबा दबा के? इतना दबा के मत लिखो। ये देखो कितना दबा के लिख रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? है ना जगह? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टॉपर की कॉपी भी लेता हूँ जीएस 2 की, ताकि हम कंपेयर करें कि एक्चुअल में लिखना कैसे होता है। ठीक है, ले ले। यस। तो टॉपर की कॉपीज आप सब लोगों से मैंने शेयर की थी, आप लोग देखा करो उसको, ठीक है? हम्म, जीएस 2। हाँ, जीएस 2 2022 में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसको थे? इसको ही थे। इनकी कॉपीज देखते हैं। ओके, मैं एक चीज अगर ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ टॉपर की कॉपीज में, थोड़ी सी राइटिंग का इशू है, दूसरे इसका देखते हैं। गरिमा लोहिया मैम की ये है। अब आप देखोगे जब भी ये स्टार्ट करते हैं ना, तो ये ना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं या फिर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, तो मेरे को भी तो रटना पड़ेगा ना। मेरे को आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए, ठीक है? एग्जाम्पल भी दिया है, डेटा भी दिया है थोड़ा सा बहुत, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मैं, ठीक है? वे फॉरवर्ड लिख सकते हो ऐसा, वे फॉरवर्ड केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जजमेंट लिखा है, तो मोटा मोटा ना मेरे को एक आइडिया आ जाएगा कि यार लिखते कैसे है, ठीक है? अब देखो, द एजी इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस, ये क्वेश्चन है, ठीक है? आपने आर्टिकल 71 से शुरू किया, आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल, ठीक है? ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है? एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द ड्यूटीज ऑफ एजी आर एस फॉलोज, ठीक है?
तो ये कनेक्टिंग लाइन भी दे दिया आपने, आपने इंट्रोडक्शन भी दे दिया, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा स्पेस बहुत दबा दबा के लिखा, थोड़ा खुला के भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ तुम स्पेस दबा के लिखोगे तो फिर पीछे वाले पेज छूट जाएंगे ना, पीछे वाला स्पेस छूट जाएगा। ठीक है। ठीक है। सो द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द ड्यूटीज, यहाँ गलत हो गए तो यहाँ पे तुमको क्या करना चाहिए था, द यहाँ पे तुमको एक ऐसा ब्रैकेट बनाना था, ठीक है। और ब्रैकेट बना के क्या लिखते थे, यहाँ पे तुमको एंड, तो यहाँ पे लिखना लीगल एडवाइजर, इसमें 3-4 पॉइंट, और फिर लिखना था लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक ब्रैकेट ऐसा, इसके 3-4 पॉइंट। तो एग्जाम में तो को दिखेगा कि भैया इसने दो जो डायमेंशन पूछे कि चीफ लीगल एडवाइजर और लॉयर वाला, ये दोनों डायमेंशन एड्रेस किए, ठीक है, समझ में आया। अब मान लो तुमने पॉइंट्स लिख लिए और तुमको पॉइंट्स कम कम पड़ रहे हैं, तो क्या करने का, और एक बनाने का, अदर फंक्शंस, समझे, अदर फंक्शंस डाल देने का, ठीक है। और अगर मान लो अभी भी स्पेस बचा है तो उसका इंपॉर्टेंस डाल दो, समझे क्या। ये डायमेंशन मैंने खुद से बनाया है, क्यों, क्योंकि मेरी जगह कम पड़ रही है अब मेरे को, पर कुछ ना कुछ घुसाना तो है, समझे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा है ना, उसके डायमेंशन बना के ब्रैकेट बना के पहले उसको एड्रेस करो। दो डायमेंशन पूछा, ये देखो यहाँ पे एंड चीफ लीगल एडवाइजर एक डायमेंशन, लॉयर, तो चीफ लीगल एडवाइजर फाटा था 2-3 पॉइंट एग्जाम्पल, लॉयर फाटा था 2-2 पॉइंट, 1-2 एग्जाम्पल, तब भी जगह छूटने वाली है, मेरे को मालूम है इतने पॉइंट्स तो निकलेंगे नहीं, पर तब फिर क्या करना है, अदर फंक्शंस और इंपॉर्टेंस बता दो। ये देखो, ये तुम नीचे लिख सकते थे, thus AG plays a crucial role in the Indian legal system as chief legal advisor and highest law officer of the country. Although he does not have executive authority, but he is part of union executive and has significant rights and privileges. Again, अच्छा इंक्लूजन, लेकिन कहाँ डालते, यहाँ डालते, यहाँ तो खींच के लेके आते, यहाँ तक डालते, तो खींचो, ठीक है, अच्छा लिखा, तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी है, सेंटेंसेस बना लेते हो तुम लोग, अच्छा बात है। बहुत लोगों को सेंटेंस नहीं बनाते आते, वो इशू होता है, तुम्हारी अंग्रेजी अंग्रेजी ठीक ठाक है, ठीक है, समझे? अब इस पे आते हैं, ये तुम्हारा आंसर है ना, डिस्कस द रोल, अगेन यहाँ दबा दबा के लिखा, क्यों दबा के लिख रहे हो यार, है ना तुम्हारे पास स्पेस, यूज करो ना उसको। अगेन यहाँ पे वही किया होगा तुमने, देखो मैंने बोला ना, क्यों दबा के लिख रहे हो, है ना तुम्हारे पास 2 पेज है ना पूरा, यूटिलाइज करो ना उसको, वो 2 पेज दिया ही उसी के लिए, मतलब पूरा का पूरा पेज ही खाली लग रहा है वो, वो ऐसा आदत मत की करो, पड़ती। भरो, आदत को मिटाओ, भरो इसको, यहाँ तक खींच के लेके आओ ना, खींच के लेके आओ। अब अगर मैं वो टॉपर की कॉपी दिखाओ, कहाँ गई वो टॉपर, देखो इसने लिखा इंट्रोडक्शन, अब जो डायमेंशन होगा क्वेश्चन में, इसने क्या करा, उसको क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है ना, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट पुट इन, क्या है ये फैला है क्या, अबेयंस अबेयंस अबियंस, अबेयंस। अबियंस द ऑपरेशन ऑफ 124 सेक्शन ऑफ आईपीसी व्हिच डिफाइंस सेडिशन, एनीवन हु बाय वर्ड्स, जो भी है एक्स वाई जेड, तो अगेन डायमेंशन से इसने शुरू कर दिया सीधा, ठीक है, वे फॉरवर्ड, कहां तक खींचा इसने आंसर, यहां तक खींचा, ठीक है। प्रियम्बल वाला इसने लिखा, नानी पलकी वाला कॉल्ड प्रियम्बल एज द डिग्निटी एंड द क्या, डिग्निटी का आइडेंटिटी, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट अ mere solemn resolution but an expression of philosophy, purpose and principles। आ गया फिलोसॉफी, छाप सकते हैं, ऊपर का बोल बच्चा नहीं है, इसने क्या करा, फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाला, अभी पढ़ा अपन ने, फिलोसॉफी क्या था, ट्रिपल एस डी आर फिल जे, ऑब्जेक्टिव फिल जे था सिर्फ, डेमोक्रेटिक लिखा इसने, अंडरलाइन करा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, यस और नो। अब इसको याद नहीं आया, अब इसने देखो क्या करा,
इसने पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया, जो कि पूछा ही नहीं। सॉरी नहीं, पर्पस पूछा है। अ, इसने ट्रिपल एस दिया, देखो ट्रिपल एस दिया, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, ट्रिपल एस दिया, प्रिंसिपल्स सिखाया था, प्रिंसिपल Yes. इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, केशवानंद भारती केस हो गया। जो पढ़ा वही घुमा के पूछ रहे ना, जो हमने बेसिक कंटेंट प्रिपेयर किया उसी को घुमा के लिखना है। ये देखो आर्टिकल डाला उसने, अपन ने भी आर्टिकल पढ़े 25 से 28, 14, 15, 16 पढ़े ना। यस और नो पढ़ा ना अपन ने। तो आपने टॉपर्स की कॉपीज को देखा करो कि वो लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। Again, the office of the vice president is an important constitutional post that gets its power from 63 और 64 से पावर कैसे मिलेगी? 63 अलग पर्पस के लिए, 64 अलग पर्पस के लिए। 63 किस पर्पस के लिए? इट टॉक्स अबाउट ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, और 64 क्या है? 64 क्या है? हेलो, मॉडिफाई, हेलो, और हेलो, शिट।